हेलो स्टूडेंट्स, आई दीपेंद्र वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट। आज के लेक्चर में हमारे 12th स्टैंडर्ड का जो चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में जहां हमने कुछ प्रॉपर्टीज को एक्सप्लोर किया, उनके लॉजिकल एक्सप्लेनेशन को समझा, उसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे, कुछ और प्रॉपर्टीज एक्सप्लोर करेंगे और उन्हें भी समझेंगे और उन्हें अप्लाई करना सीखेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ इलस्ट्रेशन और एग्जाम्पल्स के थ्रू। बट बिफोर आई स्टार्ट दिस लेक्चर स्टूडेंट्स, आई होप आप जानते हैं दैट मैग्नेट ब्रेन्स इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है। ऑलमोस्ट हर अलग सेक्टर और सेगमेंट में, जैसे किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक, अलग अलग मीडियम्स, अलग अलग बोर्ड्स में, काफ़ी सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे एनटीएसी, ओलंपियाड, आईआईटी जेईई नीट, सीयूईटी, इस तरीके से आपको हर कोर्स, हर प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है, बिना कोई सब्सक्रिप्शन, बिना कोई हिडन कॉस्ट या हिडन चार्ज के। मैग्नेट ब्रेन्स अपने प्लेटफॉर्म www.magnetbrains.com के थ्रू। विदाउट फर्दर अडू स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर शुरू करेंगे। बट बिफोर आई स्टार्ट दिस लेक्चर, क्या आप जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स का आईआईटी जेईई मॉड्यूल आपको क्या क्या चीज़ें डिलीवर करता है? सबसे पहली, सबसे ज़रूरी और सबसे खास बात स्टूडेंट्स कि हम मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको इंश्योर करते हैं कि हर एक चैप्टर के एक एक सिंगल टॉपिक का, हर एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट का डिटेल्ड, कॉम्प्रहेंसिव, एक थरो, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाएं, जिसमें हम काफ़ी सारे इलस्ट्रेशन और एग्जाम्पल्स भी रखते हैं ताकि आप बहुत अच्छे से हर एक टॉपिक को समझ पाएं। ना सिर्फ ये स्टूडेंट्स, बल्कि हम ये भी इंश्योर करते हैं कि जब भी कोई टॉपिक कंप्लीट होता है तो उसकी डीपीपी आपको अपलोड करवा दी जाए वेबसाइट पर। वहाँ से आप उसे डाउनलोड करके उस टॉपिक को और प्रैक्टिस कर सकते हैं और न्यूमेरिकल्स के साथ उसे और कंसोलिडेट और मजबूत बना सकते हैं। ना सिर्फ डीपीपीज आपको प्रैक्टिस के लिए मिलती है स्टूडेंट्स, बल्कि आपको डीपीपी का वीडियो सॉल्यूशन भी हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें वेबसाइट पर इजीली एक्सेसिबल हैं, इजीली अवेलेबल हैं और आप इजीली इन्हें एक्सेस कर सकते हैं। यानी पहले थ्योरी, देन डीपीपी और फिर डीपीपी के वीडियो सॉल्यूशन। ये जो अलग अलग हम चीज़ें करने वाले हैं स्टूडेंट्स, इन अलग अलग मीन्स के थ्रू हम इंश्योर करेंगे कि हमारा मोटिव बड़ा आसान सा है। आईआईटी जेईई जो एक एप्लीकेशन बेस्ड एग्जाम है, वहाँ पर हम आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाएं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस के साथ डील करके अपने हर एक लेवल के क्वेश्चंस को समझ पाएं और हर एक क्वेश्चन से, हर एक तरह के क्वेश्चन से एक्सपोज्ड हो सकें, ताकि आप हर एक तरह का वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर पाएं। तो क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस के थ्रू हम मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स, इसके साथ हम जेईई मेंस और जेईई एडवांस के पास्ट ईयर्स के भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यानी जेईई मेंस और एडवांस में प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस, ताकि आप एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाएं इस एग्जाम की, कि इस एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, उन्हें किस तरीके से पूछा जाता है, और वो सारी चीज़ें भी हम एक्सप्लोर करेंगे। अलॉन्ग विद दैट स्टूडेंट्स, हम आपके डाउट्स भी रिजॉल्व करेंगे। आप अपने डाउट्स हमें फॉरवर्ड कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिखाई देगा, आस्क योर डाउट, या फिर जब आप वेबसाइट पर जाएंगे तो वेबसाइट पर भी आपको लिंक दिखाई देगा, आस्क योर डाउट। वहाँ से भी आप हमें अपने डाउट्स एक फॉर्म के थ्रू फॉरवर्ड कर सकते हैं। बस इतना सा आपको करना है, अपने डाउट का फोटोग्राफ लीजिए, प्रॉपरली रिजोल्यूशन में प्रॉपरली विजिबल हो, प्रॉपरली क्रॉप कर लीजिए और उसे हमें फॉरवर्ड कर दीजिए। उस फॉर्म में आपको एक रिमार्क का भी ऑप्शन आएगा, जिसमें आप लिख सकते हैं कि एग्जैक्टली उस क्वेश्चन के या उस कंसेप्ट के किस पार्ट में आपको डाउट है, सो दैट वी अंडरस्टैंड इट कि आप एग्जैक्टली क्या पूछना चाह रहे हैं, और आपका डाउट एक कंबाइंड लेक्चर में हम रिजॉल्व कर देंगे सारे डाउट्स को कंपाइल करके। नॉट जस्ट द स्टूडेंट्स, बट अगर कोई जेनरिक क्वेरी है तो आप कमेंट्स में भी लिख सकते हैं। आपके कमेंट्स को हम पढ़ते रहते हैं रेगुलरली, और जब भी वक्त मिलेगा किसी ना किसी लेक्चर के दौरान या कमेंट्स में ही आपके उस क्वेरी को भी हम डेफिनेटली आंसर करेंगे। नॉट जस्ट दिस स्टूडेंट्स, बल्कि आपके चैप्टर वाइज टेस्ट भी हम शुरू करेंगे, यानी कि हर चैप्टर की आप प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हो। आप समझ सकते हो कि इस चैप्टर में मैंने कितना अच्छे से पढ़ लिया है, कौन सा टॉपिक शायद थोड़ा वीक रह गया है तो इसे रिवाइज कर लेते हैं, किस पे शायद थोड़े और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने से और मजबूती और कंसोलिडेशन आ जाएगा। तो चैप्टर वाइज टेस्ट देने से आप अपना सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ एवेल्युएशन कर पाएंगे। नॉट जस्ट दिस, बल्कि वक्त पर आकर हर वक्त, मतलब कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, कोई ना कोई फैकल्टी मेंबर आपको हर वो ज़रूरी चीज़ जो आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी है से लेकर या को लेकर आपको नोटिफाई, अपडेट करते रहेंगे। कोई भी इशू है, कोई भी ट्रबल है, कोई भी नॉन अकेडमिक प्रॉब्लम है, हम बेशक सारे फैकल्टी मेंबर्स आपकी उन इश्यूज़ को भी एड्रेस करते रहेंगे और आपकी पढ़ाई को पूरे फोकस के साथ, पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ कंटिन्यू करवाएंगे। ना सिर्फ ये, बल्कि स्टूडेंट्स, आपके चैप्टर्स के वन शॉट रिवीजन भी क्रिएट होंगे, यानी हर एक चैप्टर का एक प्रिसाइज, एक टू द पॉइंट, एक शॉर्ट और एक क्रिस्प वन शॉट रिवीजन, जिसमें पूरा चैप्टर, पूरे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स और काफ़ी सारे क्वेश्चंस के साथ उसका एक वन शॉट रिवीजन बना देंगे, ताकि फाइनली एग्जाम के वक्त आप अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ एक बार और उस चैप्टर को रिवाइज कर लें अच्छे से, ताकि वो चैप्टर पूरे तरीके से आपके साथ हो और
श्योर आप उसको फुल कॉन्फिडेंस के साथ अटेम्प्ट करें पेपर को, उस एंजाइटी के साथ ना जाएं कि यार ये वाला चैप्टर जो छूट गया होगा, शायद इसे ठीक से नहीं किया होगा। तो हर एक चैप्टर हम अच्छे से रिवाइज भी कर लेंगे उन वन शॉट रिविजन के थ्रू। एंड ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स, आपके लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी लाई जाएगी, यानी आप जेईई मेंस और जेईई एडवांस के काफ़ी सारे पेपर्स मॉक के फॉर्म में पहले से अटेम्प्ट कर सकते हैं, ताकि एक्चुअल एग्जाम में जाते वक्त आप प्रेशर में ना हो, आपको पता हो कि एग्जाम कैसी होने वाली है, एग्जाम का पैटर्न कैसा होगा, क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं, किस स्ट्रैटेजी से सेक्शंस को अटेम्प्ट करना है, टाइम को कैसे मैनेज करना है। ये सारी परेशानियां आप ऑलरेडी मॉक्स में फेस कर चुके होंगे, ताकि आप अपना स्कोर ग्रेजुअली इंप्रूव करते हुए, ऑप्टिमाइज करते हुए अपनी रैंक और परसेंटाइल बेहतर ला पाएं। तो ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स मैग्नेट ब्रेन्स का IIT JEE मॉड्यूल आपके लिए लेकर आता है फ्री ऑफ कॉस्ट। विद दैट स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर शुरू करते हैं और कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सो अभी तक हमने 2 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं। आई होप वो प्रॉपर्टीज़ आपको अच्छे से समझ आई और क्लियर हुई। इंपॉर्टेंटली वो जो 2 खास हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी वो मेजरली इस बात के अराउंड रिवॉल्व हो रही थी कि अगर आप किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को लेते हैं और उसके अंदर अगर आप कोई वैल्यू पास करते हैं, मतलब साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, इस तरीके से अगर आपने कोई वैल्यू ली थी, तो आपको हमेशा इंश्योर करना रह रहा था कि सर ये जो एक्स है, ये डेफिनेटली एक्स जो है ये एक प्रिंसिपल वैल्यू रिटर्न कर रहा हो। आई होप आपको बात याद आ रही है, क्योंकि हमने सीखा है सर कि जब साइन आप लोगे तो साइन इनवर्स एक्स, मतलब आप ऐसे नहीं कह देते हो कि साइन और साइन इनवर्स कैंसिल हो जाते हैं, नलीफाई हो जाते हैं। इस एक्स का उस प्रिंसिपल रेंज में फॉल करना जरूरी था। जैसे हमने सीखा है सर कि यहाँ पे तब ही ये डिफाइंड है जब एक्स जो है वो -1 से 1 के बीच हो, और इस तरीके से हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लोर किया था। ना सिर्फ ये, बल्कि अगर मान लेते हैं साइन इनवर्स बाहर होता और साइन अंदर होता, उस केस में क्या होता, जैसे हम यहाँ पर एक वैल्यू पास कर रहे हैं, उस केस में हम क्या करते हैं सर, उस केस में जब साइन इनवर्स बाहर होता है और साइन अंदर की तरफ होता है, तब हम एक एंगल पास कर रहे होते हैं। और वापस अगर आप कहना चाहें, मतलब बेशक आप इसे एक्स कह देते हो, कब, जब एक्स -1 से 1 के बीच हो, है ना। ना सिर्फ ये, बल्कि सर इस तरह के भी सिनेरियोस को हमने समझा प्रॉपर्टीज 1 और 2 के थ्रू। यहाँ पे हमने ये देखा या ये सीखा सर कि यहाँ पे भी आप बस ऐसे ही साइन को साइन इनवर्स से नलिफाई या कैंसिल आउट नहीं कर सकते, इन दोनों का इंपैक्ट जीरो या नल नहीं हो सकता। सर आपको थीटा बस ऐसे ही नहीं लिख सकते, आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि ये थीटा जिस तरीके से हमने इसको प्रिंसिपल रेंज में लाए हैं, तो इसका ग्राफ किस थीटा के लिए डिफाइंड होता है उस दौरान फॉल होना चाहिए। मतलब मैं कहूंगा सर इस थीटा का साइन थीटा के लिए, जो साइन इनवर्स के लिए जो डेफिनेशन है, साइन इनवर्स के लिए जो वैल्यूज होनी चाहिए, उसमें फॉल होना जरूरी है। तो थीटा सर डेफिनेटली कहाँ होना चाहिए। अगर आप लिखना चाहते हो कि साइन इनवर्स और साइन थीटा थीटा ही है, तो आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा सर कि आपका जो थीटा है, आपका जो थीटा है वो किसको बिलोंग करे, वो इस पर्टिकुलर डोमेन को ही बिलोंग करे जिसके लिए हमने साइन इनवर्स एक्स को डिफाइन कर रखा है, उस रेंज में ही जाए। और वहाँ पे अगर मैं ध्यान से याद करूँ तो मुझे क्या वैल्यूज याद आती हैं सर, मुझे जो याद आता है वो ये कि साइन इनवर्स एक्स जो है वो -π/2 से π/2 में डिफाइंड रहता है। तो इस तरीके से हमने कुछ चीज़ें पढ़ रखी हैं स्टूडेंट्स, याद करिए। और ऐसा ही कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स के लिए भी जो अलग अलग कॉम्बिनेशन बने हैं, तो हमें ये मेजर पार्ट ध्यान रखना होगा। मैं एक छोटी सी हिदायत देता हूँ, ये बातें बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बातें बहुत टफ नहीं है, ये सारी बातें याद रखी जा सकती हैं अगर आपने सारे फंक्शंस के ग्राफ को अच्छे से स्टडी किया है। तो सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, सारे ग्राफ्स याद रखें। ग्राफ्स को अगर आप याद रखेंगे तो आप इजीली हर चीज़ को वर्कआउट कर लेंगे। उसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अगर कंफ्यूजन है तो एक बार लेक्चर प्रॉपर्टी 1 और 2 फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। आई होप हमने अच्छे से उन्हें पढ़ा था और आपको सारी बातें याद हैं। एक सबसे खास और सबसे ज़रूरी बात स्टूडेंट्स की, नोट्स बनाते रहिए। आप प्रॉपर्ली जब खुद से नोट्स बनाएंगे ना, तो वो नोट्स आपके हैंड रिटन नोट्स होंगे और आप उन्हें अच्छे से समझ पाएंगे, आप उन्हें अच्छे से कॉम्प्रहेंड कर पाएंगे। वो आपका खुद का इंटरप्रिटेशन होगा। तो आप उन्हें जब रिवाइज करेंगे तो आप उन्हें अच्छे से और अच्छे तरीके से देख पाएंगे। तो नोट्स जरूर बनाइए एक एक चीज के प्रॉपर्ली, है ना। स्क्रीनशॉट के बजाय प्रेफरेबली यू शुड गो फॉर हैंड रिटन नोट्स। आप बुक लेके बैठिए और नोट्स बनाते चलिए। विद दैट स्टूडेंट्स, अब हम कंटिन्यू करेंगे आज की इन प्रॉपर्टीज के साथ। ये क्या लिखी हुई है सर, ये बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजेदार प्रॉपर्टीज हैं। आई वुड लाइक टू हाईलाइट अ सर्टेन पैटर्न हियर। उस पैटर्न को रिकॉग्नाइज करो, याद करो। मैं शुरुआत से आपको एक बात समझाता हूं। मैं क्या बात समझाता हूं कि कुछ फंक्शंस को आप कैटेगराइज कर सकते हो। मतलब जब तक हमने देखा है, याद करो, ये 3 प्रॉपर्टीज, ये 3 फंक्शंस का बिहेवियर। ये सर अगर मैं बात करूं 3 ये फंक्शंस की, जैसे एक तो होता है साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स के साथ अगर आप बात करो तो टेन इनवर्स एक्स, और इसी के साथ अगर आप बात करो तो कॉसेक इनवर्स एक्स। सर ये कुछ ना थोड़े से सिमिलर सा पैटर्न शो करते हैं, अक्सर काफ़ी हद तक, कई दफ़ा आपको ये कई बार ये कुछ सिमिलर सा पैटर्न दिखाएंगे। ना सिर्फ ये, बल्कि इसके अलावा जो 3 बच जाते हैं, ये अक्सर एक ही कैटेगरी में फॉल करेंगे, कुछ सिमिलर सा पैटर्न। ये तीनों आपस में कुछ सिमिलर से फॉर्मूले जनरेट करेंगे, ये तीनों आपस में कुछ हद तक सिमिलर से फॉर्मूले जनरेट करेंगे। जैसे कॉस इनवर्स अगर आपका एक्स है, या फिर अगर आपका है कॉट इनवर्स एक्स, या फिर अगर आपका है लेट्स से सेक इनवर्स एक्स। जैसे याद करो स्टूडेंट्स, हमने डोमेन में बात की थी, तो ये -π/2 से π/2 तक रेंज की अगर मैं बात करूँ, प्रिंसिपल रेंज, तो
माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, ये भी माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 लेकिन ओपन ब्रैकेट में हो रहा था, ये भी माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 हो रहा था लेकिन ये जीरो पे डिफाइन नहीं हो रहा था, याद करो स्टूडेंट्स। सिमिलरली अगर मतलब जीरो नहीं आ पा रहा था यहाँ पर, रेंज की हम बात कर रहे हैं, सेम यहाँ पे जब हम बात कर रहे थे तो जीरो से पाई चल रहा था, जैसे जीरो से पाई क्लोज्ड ब्रैकेट में, जीरो से पाई ओपन ब्रैकेट में, ये भी जीरो से पाई लेकिन पाई बाई 2 वाज एक्सक्लूडेड। इस तरीके से हम चीजें करते आ रहे थे स्टूडेंट्स। वही सारी बातें यहाँ पर भी हर फॉर्मूले में लगभग काफी हद तक अप्लाई होगी। कैसे, उससे बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर समझना चाहूँ चीजें तो ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, उसी पैटर्न को हाईलाइट करते हैं। आप 3 फॉर्मूले को ध्यान से नोटिस करो। पहला तो फॉर्मूला आप नोटिस करो साइन इनवर्स एक्स वाला, फिर मैं चाहूंगा फॉर्मूला नोटिस करो टेन इनवर्स एक्स वाला, एंड देन आई वुड वांट यू टू फोकस अपॉन कॉसेक इनवर्स एक्स। ऑल्दो इनके लॉजिकल एक्सप्लेनेशन पे मैं आऊंगा कि ऐसे क्यों हो रहे हैं, ऑल्दो हमने हल्का सा एक ओवरव्यू लिया है जब हमने कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं, जब हमने कुछ डीपीपी सॉल्व किए। ऑल्दो डीपीपी इसकी जो पहली वाली हुई है, इससे जस्ट पहले जो डीपीपी आई थी उसमें काफी हम आगे तक चले गए हैं, और तब मैंने हर क्वेश्चन के वक्त आए कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉपर्टी के थ्रू मैं ये बात आपको समझा दूंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। बट वही वक्त अब आ चुका है इन प्रॉपर्टीज के थ्रू समझने का कि उस डीपीपी में हमने काफी सारे क्वेश्चंस में कोई प्रॉपर्टी लगाई। मतलब आप इस बात को समझिए स्टूडेंट्स, जब आप जेईई मेंस या एडवांस की तैयारी करते हैं तो मैं बहुत रिस्ट्रिक्टिव मैनर में आपको नहीं पढ़ा सकता। मतलब एकदम लिमिटेड हम नहीं पढ़ सकते कि इस टॉपिक का सिर्फ यही क्वेश्चन है। अगर ऐसा करना होगा तो फिर आप बोर्ड्स की तैयारी कर रहे होंगे। जब जेईई मेंस या एडवांस की बात आती है तो अगर मैं एक चैप्टर की भी बात करूं तो उसके अलग अलग टॉपिक्स मिक्स होकर पूछे जाते हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, जेईई मेंस और एडवांस में ना सिर्फ एक चैप्टर के बल्कि एक ही क्वेश्चन में एक से ज्यादा, मतलब 2 या 2 से ज्यादा चैप्टर्स आपको मिलते हैं, उनको मर्ज करके अलग अलग तरीकों से पूछा जाता है। मतलब एक ही क्वेश्चन में 2 या 2 से ज्यादा कंसेप्ट्स अप्लाई हो रहे होते हैं और फिर आप सॉल्व कर रहे होते हैं। तो बेशक आप इस चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए कि आपको क्वेश्चंस में बहुत सारे कंसेप्ट्स यूज हो रहे होंगे। अक्सर ये भी हो रहा होगा कि मैं बहुत सारे क्वेश्चंस, लगभग हर बार ये होता है या होगा कि आपको मैं कोई क्वेश्चन करा रहा हूँ और बोलूंगा कि देखो इसमें ये वाला भी कंसेप्ट यूज हो रहा है जो अभी शायद हमने नहीं पढ़ा, जो कि आगे जाकर आप पढ़ोगे। तो उसके मैं एक सुपरफिशियल ओवरव्यू जरूर आपको दे दूंगा कि देखो ये नॉलेज यहाँ पे ऐसे अप्लाई होता है। तो बेशक ये चीज हम अक्सर करेंगे, है ना। तो इस चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए। अब अगर मैं इस कहानी को समझना चाहूँ तो देखो ये वही तो सारी बातें हैं जो हमने इसके पहले डीपीपी जो डिस्कस की वहाँ अप्लाई किए। तो वहाँ पे मैंने कहा था आपसे कि ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, तो वो सारी चीजें हम कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट्स। बहुत ध्यान से सुनिए। जैसे अगर मैं बात करूँ सर, सिंपल सी बात है, अगर आपसे कोई कहे साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, बेशक सर जो एक्स है वो -1 से 1 तक होना चाहिए। अब सीधी सी बात है सर, ऐसा आप क्यों कह रहे हो कि साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स है? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक ऑड फंक्शन है। सर आप कैसे देख पा रहे हो कि एक ऑड फंक्शन है? सर अगर आप साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ अगर स्टडी करो, अगर आप ये 3 ग्राफ्स को देखो तो जितना मेरा नॉलेज कहता है सर ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ जाता है, तो ये बेशक सर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल है। मतलब जैसा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसा कैसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये क्लियरली ये एक ऑड फंक्शन है ना। हमें पता है स्टूडेंट्स ये कैसा है, ये -1 से 1 तक जाता है, और ये ग्राफ में अक्सर आपको बताता हूँ, है ना, ताकि आपको हमेशा चीजें याद रहें। और ये -π/2 से π/2 तक जाता है। इससे मैं क्या देख पा रहा हूँ, इससे बहुत जरूरी ऑब्जर्वेशन बना पा रहे हैं कि सर अगर आप साइन इनवर्स ऑफ -x निकालते हैं, बेशक सर ये जो x है, ये कहाँ से कहाँ तक होगा सर, इसका रिस्ट्रिक्शन है कि -1 से 1 के बीच ही होना चाहिए। तो बेशक आप इसे बिना सोचे समझे लिख देना माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स, इसमें कोई हेजिटेशन नहीं है। पर ये जो x है स्टूडेंट्स, ये कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, -1 से 1 तक। मतलब अगर आपसे कल को कोई पूछे मान लो कि सर आप तो हमें ये वैल्यू बताओ कि क्या होगा सर, बताओ साइन इनवर्स ऑफ -2, तो आई होप आप में से कोई भी ऐसा नहीं लिखेगा, आप में से ऐसा कोई भी नहीं लिखेगा माइनस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 2। ऐसा लिखना गलत है। ऐसा लिखना इसलिए गलत है सर कि साइन इनवर्स जो होता है वो -1 से छोटी किसी वैल्यू, +1 से बड़ी किसी वैल्यू पर डिफाइंड ही नहीं है। तो साइन इनवर्स -2 इज एन अनअप्रोचेबल वैल्यू, इट इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि साइन थीटा जब आप लेते हो तो -1 से 1 तक ही आता है। तो साइन इनवर्स जब किसी वैल्यू का लोगे तो -1 से छोटी या +1 से बड़ी वैल्यू वहां डिफाइंड ही नहीं होगी। वो वैल्यूज जब एक्सेस ही नहीं हो पा रही थी तो उन वैल्यूज पे ग्राफ ही नहीं है, तो वो अगेन उसके एग्जिस्टेंस में ही नहीं आती है। और अगर एग्जिस्टेंस में नहीं आती हैं तो मैं कहूँगा ये गलत है। मतलब आप इससे नहीं कंसिडर करेंगे। आई होप ये बात आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि इस 2 की वजह से सारी प्रॉब्लम हो रही है ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये एक्स बेशक जस्टिफाइड है, ये एक्सप्रेशन बेशक जस्टिफाइड है, बशर्ते आप ये इंश्योर करें कि आप उसको -1 से 1 के बीच रखें। यानी कल को मुझसे कोई पूछे स्टूडेंट्स क्या कि सर बताओ साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स -1/2, तो मैं बिना सोचे समझे, याद रखना स्टूडेंट्स, क्योंकि साइन इनवर्स 1 जो साइन इनवर्स एक्स जो है हमारा, ये एक ऑड फंक्शन है, तो बेशक मैं ऐसे कह दूंगा सर क्या कि सर ये लिख मैं सकता हूँ माइनस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 1/2। आई होप ये प्रॉपर्टी याद रहेगी। बहुत सिंपल सी, बहुत जरूरी सी और बहुत खासी प्रॉपर्टी। इसी प्रॉपर्टी को और आप अच्छे से देख सकते हो। जैसे अगर आप tan इनवर्स x का ग्राफ देखो, है ना, अगर आप tan इनवर्स x का ग्राफ देखो तो वो कैसा होता है,
मैं ग्राफ अक्सर ड्रॉ करता हूं ताकि आपके ब्रेन में ये ग्राफ बहुत अच्छे से मेमोरी में स्टोर हो जाए, ताकि आप हर बार हमेशा किसी भी प्रॉपर्टी में कंफ्यूज ना हो। इनकेस अगर कोई फॉर्मूला भूल भी रहे हो तो ब्रेन में जल्दी से आपके वो ग्राफ क्लिक हो जाए और आप सोच पाओ कि हाँ ये फॉर्मूला ऐसा बनता है। तो हमेशा वो रूट कॉज हमारे पास है कि वो चीज़ें कहाँ से जनरेट हो रही है, वो ओरिजिन हमारे पास है। पर बेशक आप इस बात को याद रखिए कि फॉर्मूले आपको याद रहने चाहिए, है ना। हम बार बार डिराइव नहीं कर सकते, और एग्जाम में डिराइव करने वाला रिस्क तो हम बिल्कुल लेकर नहीं जाएंगे। हम सारी चीज़ें सीख कर इतनी प्रैक्टिस करके रखेंगे ताकि हर चीज़ हमारी मेमोरी में स्टोर्ड हो, हर चीज़ हमें बाय हार्ट हो, हर चीज़ हम मेमोराइज्ड हो, है ना। इतनी प्रैक्टिस हम जरूर करेंगे इन क्वेश्चंस की। जैसे अगर मैं tan इनवर्स x की बात करूँ तो स्टूडेंट्स याद करो, ये ग्राफ कुछ ऐसा सा जा रहा होता है। अगेन इस ग्राफ को अगर आप नोटिस करें तो वापस ये एक ऑड फंक्शन है। तो अगर मुझसे कोई पूछता है tan इनवर्स ऑफ -x, और सबसे खुशी की बात यह है स्टूडेंट्स कि tan इनवर्स प्रॉब्लम करेगा ही नहीं। जैसे साइन इनवर्स के साथ तो एक प्रॉब्लम थी क्या कि x जो था वो -1 से 1 तक होता है, लेकिन यहाँ पे तो x सर -∞ से +∞ तक जाएगा। x आपको कोई प्रॉब्लम करेगा ही नहीं। बेशक y एक्सिस पे चीज़ें रिस्ट्रिक्टेड है, वो -π/2 से π/2 तक ओपन ब्रैकेट में ही रहता है, लेकिन x एक्सिस पे तो चीज़ें सॉर्टेड है ना, -∞ से ∞। एंड अगेन चूंकि एक ऑड फंक्शन है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब tan इनवर्स x आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा। मतलब बेशक अगर मुझसे कल को कोई पूछे कि सर एक बात बताओ tan इनवर्स 1001 की वैल्यू क्या होगी, -1001 की, तो मैं कुछ नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, वैसे ऐसा इतना कॉम्प्लिकेटेड कोई पूछेगा नहीं, पर फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि आप लिख लो tan इनवर्स 1001 और माइनस बाहर ले आओ। आप बेशक ऐसा लिख सकते हो कि आपको बात समझिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल टू मेक यू अंडरस्टैंड इट बेटर, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे मुझे कोई पूछता है सर कि बताओ सर tan इनवर्स -1 कितना होता है, तो मैं कह रहा हूँ सर मुझे tan इनवर्स 1 पता है, जितना मुझे याद है। मतलब मान लो आपको सिर्फ इतना ही पता है कि tan इनवर्स 1 कितना होता है। सो सर मुझे पता है tan इनवर्स 1 जो होता है वो π/4 होता है ना। तो -1 क्या होगा, चूंकि चीज़ें सिमेट्रिकल हैं, यही बात मैं आपको बार बार कहना चाह रहा हूँ। चूंकि चीज़ें सिमेट्रिकल हैं, याद है हमने इसके प्रॉपर्टीज एंड ऑपरेशन से पहले जो डिस्कस किया, वहाँ पे एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, वहाँ पे ये चीज़ें मैंने और अच्छे से आपको समझाई। चूंकि चीज़ें सिमेट्रिकल हैं तो वही की वही बात यहाँ होगी कि -1 के लिए आपके लिए -π/4 स्टैंड खड़ा होगा। तो मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर tan इनवर्स -1 मुझसे कोई पूछता है तो मैं क्या निकाल लूंगा, मैं लिख लूंगा माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ 1। चूंकि मुझे tan इनवर्स 1 पता है सर, वो हमने याद की है वैल्यू 0, 30, 60, 45 और 90 वाली, तो उन वैल्यूज़ के थ्रू हम इसको इजीली फिगर आउट कर सकते हैं। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि अगर वो स्टैंडर्ड वैल्यूज़ आपको पता है, मतलब साइन कॉस और tan की ही सिर्फ 0, 30, 45, 60 और 90, ये 5 वैल्यूज़ अगर आपको पता है हर रेशो की, तो आप इजीली निकाल सकते हो। और साइन कॉस और tan इंटर रिलेटेड है, तो बहुत ईजिली एक रेशो को याद करने से बाकी सारे रेशो वर्केबल है। और वो रेशो को याद करने की भी हमने टेक्निक सीखी है, याद करिए स्टूडेंट्स। अगर tan इनवर्स 1 में जानना चाहूँ तो मैं क्या जानता हूँ सर, ये माइनस है, और tan इनवर्स 1 कितना होता है, π/4, है ना। तो इस तरीके से चीजें निकल के आते हैं। बस फॉर द सेक ऑफ गिविंग यू मोर क्लैरिटी मैं बस एक बार फटाफट डिस्कस कर लेना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स ये रेशियोज, ताकि आपको एक बार फिर से रिवाइज हो जाए चीजें। जैसे हमारे 3 रेशियो होते हैं, साइन कॉस और tan, और आपके 3 एंगल्स होते हैं। कौन कौन से स्टूडेंट्स, अगर मैं इन 3 एंगल्स की बात करूं, मतलब ज़्यादा एंगल्स होते हैं टू बी मोर प्रिसाइज। ये एंगल्स आपके क्या होते हैं, 0 डिग्री, है ना। आप इनको अगर पाई में लिखना चाहें तो एक होता है 30 डिग्री, जिसे आप क्या लिखते हो, π/6। फिर एक एंगल क्या होता है सर, एक एंगल होता है 45 डिग्री, जिसे आप क्या लिखते हो सर, π/4। सर आपका एक और एंगल होता है विच इज 60 डिग्री, which we write as π/3 also in radians, और एक और एंगल होता है 90 डिग्री। आप बस इतनी एंगल्स की अंडरस्टैंडिंग रखिए, आप हर एंगल वर्कआउट कर सकते हैं। आई होप ये बातें आपको पता हैं और याद हैं। सर मुझे कैसे याद रखना है, मैं एक शॉर्टकट सा दिखा दे रहा हूँ या शॉर्ट टेक्निक सा बता दे रहा हूँ, उसके मैथमेटिकल प्रूफ पे मैं नहीं जा रहा हूँ, बस आपको बात याद रखने को कह रहा हूँ कि हम कैसे सोचेंगे। ये शॉर्ट टेक्निक में यहाँ लिख दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुना। आप साइन थीटा के लिए क्या लिखो, आप साइन थीटा के अंदर लिखो, यहाँ पे लिखो, यहाँ पे क्या लिखो सर, आप लिख लो 0, 1, 2, 3 एंड 4। बहुत ध्यान से सुनना है स्टूडेंट। और इन सारी वैल्यूज को 4 से डिवाइड कर दो। जैसे इन सारी वैल्यूज को 4 से डिवाइड करोगे तो बहुत ध्यान से सुना, दिस इज स्पेसिफिकली फॉर 12th स्टैंडर्ड। 11th स्टैंडर्ड में हमने बेशक डिस्कस किया है, बट 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स इन केस आप भूल गए हो या बातें याद नहीं है, तो मैं क्विक रिविजन आपको दे रहा हूँ कि देखो चीजें ऐसे याद रखी जा सकती है। और इन सब पे क्या लगा दो, इन सब के ऊपर अंडर रूट लगा दो। जैसे ही आपने इन सब के ऊपर अंडर रूट लगाया, जैसे ही आपने इन सबके ऊपर अंडर रूट लगाया तो क्या होगा स्टूडेंट्स, देखो 0/4, 0, 0 का अंडर रूट 0, तो साइन थीटा की वैल्यू 0। 1/4 का अंडर रूट 1/2, सो दिस इज 1/2। 2/4 इज 1/2, 1/2 का अंडर रूट इज 1/√2, ये हो जाएगा अंडर रूट 3/2। आई होप आपको नजर आ रहा है। एंड दिस इज क्लियरली 4/4, 1 का अंडर रूट 1। तो इस तरीके से चीजें होंगी, याद रखिएगा। सर हमें पता है साइन और कॉस एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की टर्म्स में बिहेव करते हैं, मतलब साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में मैंने पढ़ा है। यानी जो साइन 90 होगा वही क्या होगा सर, कॉस 0। आई होप आपको ये वैल्यू याद है। यानी जो साइन 90 है वो क्या होगा स्टूडेंट्स, कॉस 0, तो ये हो जाएगा 1। जो साइन 60 है वो क्या होगा, cos 30, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3/2। सर साइन 45 cos 45 सेम होंगे, जो साइन 30 है वो cos 60 होगा, और जो साइन 0 है वो cos 90 होगा, है ना। सर इसी बेसिस पे आई थिंक एक और टास्क हमारा कंप्लीट हो जाता है। वो क्या होता है सर, वो बड़ी आसान सी बात ये होती है सर कि क्या मैं tan थीटा निकाल सकता हूँ। हम जानते हैं सर साइन थीटा अपॉन cos थीटा विल बी tan थीटा। तो आपको नजर आ रहा है हम ये टेबल कितनी आसानी से याद रख सकते हैं। तो tan थीटा कितना हो जाएगा, 0/1
0, 1/2 अपॉन दिस, तो 2 से 2 कैंसिल, so this is 1 upon under root 3, 1/√2 से 1/√2 कैंसिल, so this is 1, 2 से 2 कैंसिल, so this is under root 3 upon 1, और 1 upon 0 is not defined, which we generally write as infinity। तो ये जो टेक्निक है, आई होप आपको ये समझ आ रही। मैं सारी बातें इसलिए सिखा रहा हूँ कि सिर्फ इतनी वैल्यूज याद रख लेने भर से, आई होप अब आप डिफिकल्ट नहीं है। साइन का इनवर्स कॉसेक, तो आई होप आपको समझ आ रहा है। 1/0, 1/2 अपॉन, मतलब 1/1/2 जिसका रिस्पेक्ट 2 ये √2 ये 2/√3 ये 1, तो ये क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा। ऐसे ही हम सेक थीटा और कॉट थीटा भी डिफाइन कर सकते हैं, जो कि बहुत चैलेंजिंग या बहुत टफ टास्क नहीं है। अब मैं सब बातें क्यों कर रहा हूँ, मैं सब बातें इसलिए कर रहा हूँ कि जब भी मुझसे कोई ऐसे फॉर्मूले अप्लाई करने को बोलेगा तो मैं बस स्टैंडर्ड हमारी इन वैल्यूज के थ्रू 0, 30, 45, 60 और 90 के थ्रू हर सोल्यूशन अप्रॉक्सीमेटली निकाल लूंगा, है ना, बशर्ते वो कोई नॉन कन्वेंशनल एंगल ना देते जो हम यूज नहीं करते हैं। उन्हें भी हम निकालना करना सीख लेंगे, पर अभी फिलहाल इस बात पे आइए स्टूडेंट्स की अगर ये फॉर्मूले अप्लाई करना है तो सर एक छोटा सा कंफ्यूजन है, सर कॉस में ऐसा क्यों हो रहा है, ये कॉस में इतनी प्रॉब्लम क्यों कर रहा है। कॉस में वो प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, आप कॉस का पैटर्न देखो, आप कॉस का बिहेवियर समझो। कॉस सॉर्टेड सा ही था, बट उसने थोड़ा सा इवन फंक्शन होने के कारण थोड़ी सी गड़बड़े कर ली। गड़बड़े ये हो गए स्टूडेंट्स कि अगर आप कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ देखो, है ना, ये कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ होता है, ऐसे ही इनवर्स में भी हो रहा होगा, तो मैं आपको मतलब ऐसे इनके रेसिप्रोकल फंक्शंस में भी हो रहा होगा, बट मैं आपको सीधे सीधे बस यही वाले बता दे रहा हूँ कि अगर देखो ये स्टूडेंट्स याद करो, ये आपका होता है 0, ये हो जाता है π/2, ये क्या होता है पाई, है ना, पाई पे बेशक ये कितना होता है -1 और 0 पे कितना होता है +1 और π/2 पे 0 हो रहा होता है। बेशक सर चीज़ें ऐसी चल रही होती। मैं ये कहना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स कि अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें, मान लो अगर कोई एंगल है, चूंकि ये भी सिमेट्रिकल है। कैसे सिमेट्रिकल है सर, जैसे मान लो यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू है, जैसे देयर इज अ सर्टेन वैल्यू, है ना, जैसे दिस लेट्स कॉल इट x, है ना, तो अभी मैं क्या लिखने जा रहा हूँ cos इनवर्स ऑफ x, तो ये कोई ना कोई वैल्यू होगी, है ना, ये कोई ना कोई वैल्यू होगी, तो यहाँ पे जो पॉइंट मिलेगा ये क्या होगा, ये होगा सर cos इनवर्स ऑफ x। अब आपको समझ आ रहा है, आपका y एक्सिस है और ये आपका x एक्सिस है। बेशक यहाँ पे भी जब आप cos इनवर्स x के अंदर वैल्यू रखेंगे तो मैं x की वैल्यू सिर्फ कहाँ से कहाँ तक पाऊंगा स्टूडेंट्स, मैं x की वैल्यू सिर्फ -1 से 1 तक ही रख पाऊंगा। और उसी तर्ज पे मुझे ये भी इंश्योर करना है कि जब मुझे वैल्यूज रिटर्न मिले, कुछ भी वैल्यू रखो, तो मुझे जो वैल्यू मिले वो कहाँ से कहाँ तक मिले सर, वो मुझे 0 से पाई तक ही मिले। आई होप ये आपको प्रिंसिपल रेंज वाले कंसेप्ट याद आ रहे हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स कि अगर मुझसे कोई कहता है x पे मुझे मिलता है cos इनवर्स x, तो सर x क्या होता है, सर x एक सर्टेन डिस्टेंस होती है जो आप इस डायरेक्शन में ट्रैवल करते हो। तो मान लो मैं -x पे ढूंढना चाह रहा हूँ, मैं -x पे ढूंढना चाह रहा हूँ, तो -x क्या होगा, उतनी ही डिस्टेंस बट इस तरफ। आप बात समझ पा रहे हो। अगर उसी तर्ज पे मैं कहानी को कंटिन्यू करूं तो मुझे यही बात यहाँ पे भी मिलेगी। तो ये भी क्या होगा सर, अगर मैं इसे ध्यान से देखूं तो ये भी एक वैल्यू है जिसे आप लिख सकते हो cos इनवर्स ऑफ -x। लेकिन सर एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन आपने देखा, आपने छोटी सी माइन्यूट सी चीज ऑब्जर्व की, वो ये कि सर जितनी डिस्टेंस इसकी यहाँ पर है ये, है ना, उतनी डिस्टेंस इसकी यहाँ पर है ये, मतलब ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है या फिर ये जो डिस्टेंस है, ये दोनों डिस्टेंसेस सेम है। तो इसको निकालने का फंडा बड़ा सिंपल सा है स्टूडेंट्स। अगर आपको ये डिस्टेंस निकालनी है, आपको कौन सी डिस्टेंस चाहिए सर, आपको चाहिए ये वाली डिस्टेंस। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। हम y एक्सिस पे रीड करना चाह रहे हैं, तो y एक्सिस पे जब आपको ये वाली डिस्टेंस चाहिए तो आप कुछ मत करिए, बड़ी सिंपल सी ऑब्जर्वेशन है। सोचो ये पूरी डिस्टेंस कितनी है सर, ये पूरी डिस्टेंस है पाई, और ये डिस्टेंस निकालनी है, तो ये डिस्टेंस में से कहना है इसे कि सर मैं ये वाली डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट कर दूं, और ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है वो इस डिस्टेंस से आइडेंटिकल है। और ये डिस्टेंस कितनी, याद करो स्टूडेंट्स, ये डिस्टेंस सर कुछ नहीं है, ये पॉइंट कौन सा था, cos इनवर्स x, तो ये जो डिस्टेंस है ये है cos इनवर्स x। तो अगर ये डिस्टेंस cos इनवर्स x है तो ये डिस्टेंस भी कितनी होगी, cos इनवर्स x। मैं डिस्टेंस के टर्म्स में आपको चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, तो मैं ग्राफिकल प्रूफ आपको देना चाह रहा हूँ कि अगर मैं फाइनली कंक्लूड करूँ कि ये जो वैल्यू हम निकालना चाह रहे हैं, जो वैल्यू हम निकालना चाह रहे हैं क्या होगी, ये होगी दिस माइनस दिस, और ये कितनी होती है स्टूडेंट्स, ग्राफिकली देखो ये हो जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स x। तो क्या आपको ये बात समझ आई जो मैं कहना चाह रहा हूँ, बड़ी सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, और यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि अगर cos इनवर्स -x हमसे कोई पूछता है, आई एम रियली सॉरी, यस, cos इनवर्स -x हमसे कोई पूछता है तो हम उसे माइनस ऑफ cos इनवर्स x सिर्फ नहीं लिखते हैं, हम उसमें क्या एक्स्ट्रा चीज ऐड करते हैं, पाई, तो हम लिखते हैं पाई माइनस cos इनवर्स x। और क्यों किया, क्योंकि ग्राफ्स की पूरी कहानी है जो आपको बहुत अच्छे से आई होप विजुअलाइज करवा पा रही है कि चीजें ऐसी क्यों हो रही है ना, क्योंकि ये उन फंक्शंस की तरह ऑड फंक्शंस के मैनर में बिहेव नहीं करे कि बस माइनस बाहर ले लिया और लिख दिया, जैसे हमने साइन, कॉसेक और टेन में लिखा। हम कॉस, कॉट और सेक के साथ थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे। यानी अगर मुझसे कोई पूछता है, पहली बात तो वापस वही आ जाती है स्टूडेंट्स, क्या कि अगर cos इनवर्स -x है, अगर cos इनवर्स -x है तो बेशक आप इसे माइनस cos इनवर्स x नहीं लिखेंगे, आप इसे क्या लिखेंगे, पाई माइनस cos इनवर्स x। बशर्ते यहाँ पे वापस ये इंश्योर करना पड़ेगा कि x क्या हो स्टूडेंट, सोच के बताओ, x -1 से 1 तक हो। मतलब मैं वापस बार बार वही बात कह रहा हूँ ना, आपसे सोचो, मान लो आपसे कोई पूछता है लेट्स से आप निकाल के बताओ सर मुझे cos इनवर्स लेट्स से माइनस लेट्स से √3/2,
मुझे नहीं पता है कितना होता है, मुझे नहीं पता है कितना होता है, मतलब माइनस में सर मुझे कंफ्यूजन होता है, मुझे याद नहीं रहता है। तो मैं कह रहा हूँ घबराओ मत, बस इसे ऐसे सोच लो। आप तो मुझे √3/2 बता सकते हो ना, बस वही सोचो। पहली बात तो √3/2 -1 से 1 के बीच है, बेशक है सर। तो मैं ये कह रहा हूँ अब जब ये माइनस है, जब ये माइनस है तो आप क्या लिख दोगे? से आप लिख दोगे सर पाई माइनस क्या लिखोगे स्टूडेंट्स? कॉस इनवर्स ऑफ √3/2। आई होप आपको ये बात समझ आई। और पाई से क्यों सब्ट्रैक्ट किया? क्योंकि कहानी बड़ी सुलझी हुई सी, सॉर्टेड सी है। सर अब मुझे कॉस इनवर्स √3/2 नहीं पता है। आई होप आपको पता होगा क्योंकि ये बातें हमने याद की हैं। तो सर कॉस में √3/2 कहाँ आता है सर? 30 डिग्री यानी π/6 पे। तो कॉस इनवर्स √3/2 क्या होगा? 30 डिग्री π/6। तो आपको समझ आ रहा है स्टूडेंट्स ये कितना हो जाने वाला है? सर ये हो जाने वाला है कितना? ये हो जाने वाला है पाई माइनस π/6। आई होप ये बात आपको समझ आई। और अगर मैं यहाँ से इसे कंटिन्यू करूँ तो कितना हो जाएगा? 6 पाई माइनस पाई विच इज हाउ मच? विच इज क्लियरली 5 π/6। क्या आपको एक क्लियरली समझ आया इसका एक्सप्लेनेशन कि ये वैल्यू यही है? और आप ध्यान से देखो 5 π/6 क्लियरली किसके बीच में लाई करती है? 0 से पाई के बीच लाई करती है। तो बेशक वो आना तय है, बस आप वैल्यू सही रखना, वैल्यूज में गड़बड़ मत करना। पहली कंडीशन तो क्या लगाना कि सर x जो है वो -1 से 1 के बीच होना चाहिए। दूसरा आप इस फॉर्मूले को पाई माइनस दिस लिखना, और फिर तो बस आई होप कहानी सुलझी हुई सी है और चीज़ें इजीली निकल जाएंगी। आई होप आपको बात समझ आ रही है। इसी तर्ज पे जब आप ऐसा करेंगे तो आप बेशक ये भी याद रखिएगा ना सिर्फ कॉस के लिए बल्कि कॉट के लिए भी और सेक के लिए भी आपको केयरफुल रहना होगा। और बेशक सर हम जानते हैं जहां तक सेक और कॉसेक की बात आती है तो ये हमारा डोमेन हो जाता है इनवर्स के कॉन्टेक्स्ट में, और जब कॉट और टेन इनवर्स की बात आती है तो डोमेन सुलझा हुआ सा है ऑल द रियल वैल्यूज, और साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के लिए डोमेन में -1 से 1 तक डील करना पड़ता है। तो ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये बहुत जरूरी सी बात है। इन्हीं बातों पर कहानी सारी फ्लोट होगी। तो इंपॉर्टेंट सा ऑब्जर्वेशन क्या स्टूडेंट्स कि जब आप कॉस इनवर्स के साथ देखें तो ये हल्का सा ऑब्जर्वेशन याद रखिएगा। सेम आप ऑब्जर्वेशन याद रखिएगा कॉट इनवर्स के साथ, और सेम ऑब्जर्वेशन आप याद रखिएगा सेक इनवर्स के साथ। आई होप ये प्रॉपर्टी बहुत क्लियरली आपको समझ आई विद इट्स प्रूफ, और आप एप्लीकेशन सीख पाए कि इसे एक्चुअली कैसे अप्लाई करना है, सोचना है। इसी के साथ कंटिन्यू करेंगे। पहले इसे एक बार अच्छे से देख लीजिए और समझ लीजिए। आई होप आपने ये प्रॉपर्टी अच्छे से समझी। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, कुछ और प्रॉपर्टीज एक्सप्लोर करते हैं। आई होप यहाँ पे कोई डाउट नहीं है, आप ये बात याद रख पा रहे हैं कि ये पाई से सब्ट्रैक्शन क्यों हो रहा है और चीज़ें ऐसी क्यों हो रही है ना। बशर्ते ये बात बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स कि आप इनकी डोमेन्स को अच्छे से समझ लें। इसके बियॉन्ड हम नहीं जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कभी भी मुझसे कोई पूछता है, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। आई होप ये बात अब आपको समझ आती है। जैसे अगर मुझसे कोई पूछता है सेक इनवर्स -x, तो मैं बेशक पहली बात तो इसे क्या लिख दूंगा? मैं लिख दूंगा पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ x। मैं बिना सोचे समझे लिख दूंगा। बट मुझे याद है सर कि यहाँ पे x का कहाँ से कहाँ तक होना जरूरी है। जैसे मान लो अगर मुझसे कोई कह देता है, कोई पूछता है सर कि बताओ आप तो कि सेक इनवर्स ऑफ जो है वो लेट्स से -1/2 कितना होगा, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि सर वो लिख लेंगे हम पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ 1/2। आप ये लिखो, लेकिन आप पहले चेक करो कि आपका x कहाँ से कहाँ तक है। सर मुझे जहाँ तक याद है x जो होता है सर वो होता है -∞ से -1 तक, या फिर 1 से इन्फिनिटी तक। तो अगर आपने इसी को वायलेट कर दिया, आप देखो ना, आप 1/2 या -1/2 पे डिफाइंड ही नहीं है, यहाँ पे ग्राफ ही नहीं जाता इसका। तो बेशक ये डिफाइंड ही नहीं है, मतलब ये एक्सप्रेशन ही गलत है। और अगर एक्सप्रेशन ही गलत है तो ऐसा लिखना गलत है, क्योंकि ये 1/2 यहाँ फॉल नहीं करता है। आई होप ये बात आपको याद रहेगी। सेम इज ट्रू फॉर कॉसेक इनवर्स x, है ना। पर कॉसेक में हम सीधा माइनस कॉसेक इनवर्स x लिख देंगे अगर मुझे एक्सप्लोर करना है कॉसेक इनवर्स -x। याद है स्टूडेंट्स, वही साइन टेन और कॉसेक एक श्रेणी में आते हैं और बचे हुए कॉस, सेक और कॉट एक कैटेगरी में आते हैं। इसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं और अच्छे से और डिटेल में चीज़ें समझते हैं। बहुत ध्यान से सुनते चले जाइएगा स्टूडेंट्स। आई होप ये सारी बातें आपको समझ आ रही हैं। ये भी कुछ इंपॉर्टेंट से फॉर्मूले हैं, ये कुछ बहुत ज़रूरी और बहुत इंपॉर्टेंट से फॉर्मूले। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इन फॉर्मूले को अगर आप ध्यान से देखो तो ये कुछ नहीं है, ये वही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ही तो एक्सटेंशंस हैं। क्या आप सोच पाए मैं जो कहना चाह रहा हूँ? मैं एक हल्का सा आपको आइडिया देता हूँ। याद करो स्टूडेंट्स, जो हमने पढ़ रखा है, हमने क्या पढ़ रखा है सर? हमने ये पढ़ रखा है सर कि अगर मैं आपसे कभी भी पूछूं कि सर 10 π/2 माइनस थीटा कितना होता है, सर 10 π/2 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा। आई होप आपको ये बात समझ आई। क्या आपको कुछ क्लिक हुआ जो मैंने कहना चाहा? यानी कि 10 और कॉट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में डील करते हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि अगर मैं साइन या कॉस भी लूँ तो सर मुझे पता है साइन 90 माइनस थीटा, अगर मैं बोलूँ साइन π/2 माइनस थीटा तो वो भी कितना होता है सर? वो भी कॉस थीटा होता है। क्या आप बात समझ पा रहे हो? या फिर ना सिर्फ ये, बल्कि सर अगर मैं लिखना चाहूँ एक और एक्सप्रेशन, कौन सा सर सेक का लेना चाहूँ, मतलब अगर मैं लिखूँ कभी भी सेक 90 माइनस थीटा तो वो मैं जानता हूँ किसके इक्वल होता है, वो सर कॉसेक थीटा के इक्वल ही होता है। बेशक ये थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच में ही होना चाहिए। मतलब अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी आपको समझाना चाहूँ तो याद करो स्टूडेंट्स, हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल हुआ करता है कुछ ऐसा।
इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमें पता है सर कि अगर ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है तो एंगल बेशक क्या हो जाने वाला है, ये शक बिना किसी हेजिटेशन के 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि ये एक राइट एंगल होता है जिसे हम 90 डिग्री कहते हैं। बस इसी बेसिस पे हम ये प्रॉपर्टीज इजीली प्रूव कर सकते हैं। और अगर इन्हें हम इजीली प्रूव कर सकते हैं, मतलब मैं देखूं कभी भी आप निकालो स्टूडेंट्स, कॉट थीटा जो आएगा वो इस थीटा के लिए आएगा। तो कॉट और टेन में क्या चेंज होने वाला है, जो कॉट के लिए परपेंडिकुलर होगा वो टेन के लिए बेस होगा, और जो टेन के लिए परपेंडिकुलर होगा वो कॉट के लिए बेस होगा। तो बेशक टेन 90 माइनस थीटा जो यहाँ से निकल के आएगा और जो कॉट थीटा यहाँ से निकल के आएगा वो सेम ही होने वाला है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो स्टूडेंट्स? यानी मैं इवन ये भी कह सकता हूँ कि कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा के इक्वल होगा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा के इक्वल होगा, एंड cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा के इक्वल होगा। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में डील करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है जो हम शुरुआत से सीखते आ रहे हैं स्टूडेंट्स। बस इसी प्रॉपर्टी का एक्सटेंशन है ये फॉर्मूले। आप सोच के देखो किसी एक वैल्यू का साइन इनवर्स लिया और उसी वैल्यू का कॉस इनवर्स लिया, ये वैल्यू है, आप बात समझ पा रहे हो, ये वैल्यूज हैं। और अगर सर ये वैल्यूज हैं और इनका अगर आपने साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स लिया तो बेशक उनका सम तो π/2 होगा। ये कैसे प्रूव कर सकते हैं स्टूडेंट्स? बड़ा ही सिंपल सा आइडिया है, सोच के देखो। वही बात मैं कहता हूँ। जैसे मान लो अगेन लेट्स से आई हैव अ राइट एंगल ट्रायंगल, है ना, लेट्स से वी हैव अ राइट एंगल ट्रायंगल एंड वी हैव एन एंगल, है ना, वी हैव एन एंगल, लेट्स कॉल इट थीटा, एंड वी हैव अनदर एंगल। इसी का कॉम्प्लीमेंट्री अगर मैं ढूंढूं तो कितना हो जाता है, सही हो जाता है 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये एंगल जो होता है एक राइट एंगल होता है। क्या आपको ये बात समझ आई? अब मैं एक सिंपल सी बात आपसे कहना चाह रहा हूँ। मान लो थोड़ी देर के लिए ऐसे सोच लो कि सर ये जो है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना, इसमें साइन थीटा क्या होगा? बड़ी सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स। अगर मैं आपको थोड़ी देर के लिए इन वर्टाइसिस को लेबल कर दूं ए, बी और सी, और मैं इन वर्टाइसिस के सामने अगर मैं चीज़ें आपको लिख दूं, है ना, अब ध्यान से सुनना। मान लो मैं आपके सामने निकालना चाहता हूँ साइन थीटा। अलग अलग तरीके हैं स्टूडेंट्स प्रूव करने के, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। मैं बस एक हल्का सा आइडिया दे रहा हूँ कि देखो इंटरनली डायरेक्टली चीज़ें कोर फॉर्म में ऐसी हो रही हैं। साइन थीटा क्या होता है सर? ए बी अपॉन ए सी, है ना, क्या होता है सर? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो दिस इज ए बी अपॉन ए सी। साइन थीटा कितना होगा स्टूडेंट्स? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। व्हाट अबाउट सर कॉस थीटा? आप कॉस 90 माइनस थीटा के बारे में क्या कहना चाहोगे? मैं कहना चाह रहा हूँ कि सर जो कॉस 90 माइनस थीटा होगा स्टूडेंट्स, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा? सोच के बताओ सर, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा? सिंपल सी बात है सर, ये है 90 माइनस थीटा और इसका कॉस। कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कॉस 90 माइनस थीटा कितना होगा? बेस कितना है सर? ए बी। सर ये है ए बी अपॉन क्या? ए सी। तो मैं यही तो आपसे कहना चाह रहा हूँ कि कॉस 90 माइनस थीटा और साइन थीटा इक्वल है। आपको ये बात समझ आई? सर अगर cos 90 माइनस थीटा और साइन थीटा इक्वल है तो आई होप अब कहने की जरूरत नहीं है। बड़ी सिंपल सी बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये एक वैल्यू है, मान लो ए बी अपॉन ए सी और ए बी अपॉन ए सी को मैं थोड़ी देर के लिए एक वैल्यू लिखना चाहूँ, अगर मैं कुछ वैल्यू लिखना चाहूँ, लेट्स कॉल इट एक्स फॉर अ व्हाइल, है ना, एंड आई होप ये जो ए बी अपॉन ए सी है ये भी थोड़ी देर के लिए मैं क्या कहना चाहता हूँ? एक्स। तो क्या आपको एक बात नजर आ रही है जो मैं बड़ी खास और बड़ी जरूरी सी बात कहना चाह रहा हूँ? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स, क्या मैं यहाँ से ये रिजल्ट डिराइव कर सकता हूँ? प्लीज ध्यान सुनिएगा कि सर थीटा जो होगा, क्योंकि चीज़ें 90 डिग्री के आसपास ही हैं, मतलब 0 से 90 डिग्री के बीच में ही है, और सारे इन्वर्स फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, मतलब 0 से 90 तक तो होते ही हैं सारे इन्वर्स फंक्शन। तो बेशक अगर मैं यहाँ पे इन्वर्स लेना चाह रहा हूँ तो थीटा को क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा थीटा को साइन इन्वर्स एक्स। आई होप मैं लिख सकता हूँ। सिमिलरली यहाँ से अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या मैं यहाँ से ऐसा लिख सकता हूँ कि सर 90 माइनस थीटा जो होगा, सर 90 माइनस थीटा जो होगा वो हो जाएगा कॉस इन्वर्स एक्स। क्या आपको क्लिक हो रहा है स्टूडेंट्स? मैं कहाँ आपको ले जाना चाह रहा हूँ? अगर मैं इन दोनों पार्ट्स को ऑब्जर्व करूँ, चलो मैं आपकी एक और हेल्प कर देता हूँ, आप ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स। क्या आप यहाँ से ये देख पा रहे हो कि सर ये जो थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स है, अगर मैं इसे यहाँ रख दूँ, अगर थीटा की वैल्यू जो साइन इनवर्स एक्स है मैं यहाँ रख दूँ, तो मैं किस तरफ बढ़ रहा हूँ? सर 90 को हम π/2 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 90 को अगर π/2 लिखा और थीटा को मैं उस तरफ लेके गए तो प्लस थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है? साइन इनवर्स एक्स। तो क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ? साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स। ऑल दिस को प्रूव करने के और भी कई सारे तरीके हो सकते हैं, बेशक आपके पास बहुत सारे तरीके होंगे। दिस वाज जस्ट वन ऑफ द वेज। मेरा ऑब्जर्वेशन या कहने का पॉइंट बड़ा सिंपल सा था स्टूडेंट्स कि साइन और कॉस दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में डील करते हैं, तो उनके इनवर्स जब किसी सेम वैल्यू पर लेंगे तो उन दोनों का जो सम आएगा वो π/2 आना तय है। ना सिर्फ साइन इनवर्स और कॉस, बस एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन, वापस बात वहीं आके ठहरती है स्टूडेंट्स कि आप रैंडमली कभी भी कुछ भी मत बोल देना, मतलब ऐसा मत कह देना, वापस इस बात को याद रखो। कोई मुझसे बोले कि सर निकालो कितना होगा साइन इनवर्स 5 प्लस कॉस इनवर्स 5, सर मुझे तो पता है कितना होता है, साइन इनवर्स ऑफ सेम वैल्यू प्लस कॉस इनवर्स ऑफ अनदर सेम वैल्यू इज ऑलवेज π/2। तो इसको ऐसे सोच के मत कह देना कि ये π/2 है। आपने फिर एक गड़बड़ कर दी। आपने गड़बड़ ये कर दी क्योंकि आपने ध्यान से इसे नहीं देखा। क्या नहीं देखा सर? सर आप ये मिस कर गए कि अगर आप यहाँ पे देखो तो ये जो 5 है, ये जो 5 है, प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम इसलिए क्योंकि साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के अंदर जो वैल्यू पास होती हैं वो कहां से कहां तक होती है? याद करो स्टूडेंट्स, वो वैल्यूज हमेशा -1 से 1 तक होती है, चाहे साइन इनवर्स के अंदर पास की जाए या कॉस इनवर्स के अंदर। मतलब डिफाइंड है फॉर ऑल दीज एक्स, फॉर ऑल दोज एक्स व्हिच आर लाइंग बिटवीन -1 एंड 1। तो ये कंस्ट्रेंट तो हमेशा अप्लाइड ही रहेगा।
आप इन बातों को नहीं भूल सकते, इग्नोर नहीं कर सकते, बस ऐसे ही नहीं पढ़ सकते कि सर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स पाई बाय 2, मतलब कुछ भी वैल्यू रख दो पाई बाय 2 आ जाए, ऐसा नहीं कहोगे आप ये सिर्फ तब कहोगे जब ये x जो है वो -1 से 1 के बीच में हो। ये बहुत जरूरी बात है स्टूडेंट्स, इन्हीं बारी के ऊपर क्वेश्चंस बनेंगे आपके। तो ये गलत है, cos sin इनवर्स पाई प्लस cos इनवर्स पाई 5/2 होगा, पाई बाय 2 होगा ही नहीं, क्योंकि ये जो 5 है ये -1 से 1 के बीच में लाई नहीं करता है। इट डज नॉट लाई बिटवीन -1 एंड 1। आई होप आपको पॉइंट समझ आ रहा है। सो दिस इज अ फॉल्स एप्लीकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर फॉर्मूला और प्रॉपर्टी। तो इस तरीके से आप इसे नहीं सोचेंगे। एंड आई होप जिस तरीके से हमने साइन और कॉस में चीजें सोची, आई होप आप सेक और कॉसिक में भी सोच लेंगे, या फिर आप टेन और कॉट में भी सोच लेंगे। सेम फॉर्मूला सेम सॉर्ट, बट बेशक आप जब अप्लाई करेंगे तो बस याद रखेंगे स्टूडेंट, जैसे अगर मैं कहना चाहूँ कि सर मुझे एक और फॉर्मूला नजर आ रहा है कि tan इनवर्स x प्लस अगर मैं cot इनवर्स x लिखूँ, तो बेशक tan और cot दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में डील करते हैं, तो ये भी पाई बाय 2 होगा। तो बेशक मुझे क्या याद रखना है स्टूडेंट्स, मुझे ये बात याद रखनी है कि सर बस ये क्रॉस चेक कर लो कि ये जो x है ये इसकी डोमेन में है ना, मतलब tan इनवर्स x और cot इनवर्स x निकाला, तो सर tan और cot तो बड़े सुलझे हुए फंक्शन है, क्योंकि tan इनवर्स और cot इनवर्स x में x सारे रियल वैल्यूज होते हैं, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेशक जब जब x रियल है, मतलब जब जब tan इनवर्स x और cot इनवर्स से डील करना है, तो कोई भी वैल्यू, मतलब अगर मुझसे कोई बोले कि सर tan इनवर्स ऑफ लेट्स से 5995 ये एक वैल्यू है, प्लस जैसे मैं निकालना चाह रहा हूँ सर cot इनवर्स ऑफ 5995, तो आप इसे बिना सोचे समझे पाई बाय 2 लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, क्योंकि ये रियल वैल्यू है एक। आप बात समझ पा रहे हो, पर कंडीशन क्या है, ये दोनों सेम होने चाहिए, है ना। बस अगर ये ऐसा चल रहा है तो आप आसानी से सोच सकते हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि ऑफ कोर्स इसी तरीके से हमको एक और चीज़ याद रखनी होगी स्टूडेंट्स। कौन सी बात, ये ज़रूरी बात कौन सी है सर, सिमिलरली जैसा हम जानते हैं, क्या जानते हैं सर, कि अगर आप लिखना चाहें सेक इनवर्स एक्स प्लस क्या स्टूडेंट्स कॉसेक इनवर्स एक्स, तो ये भी सर पाई बाय 2 होता है। बिना सोचे समझे मैं नहीं लिखूंगा, क्योंकि अब मुझे पता है कि अब अगर मैं सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स के साथ बात कर रहा हूँ, तो मुझे याद है स्टूडेंट्स कि क्या इसकी डोमेन क्या होती है सर, इसकी डोमेन, आई होप अब आपको याद हो चुकी हैं सारी वैल्यूज। सर इसके लिए कंस्ट्रेंट है कि एक्स जो है वो -∞ से -1 या फिर +1 से इन्फिनिटी होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं रहा तो फिर से गड़बड़ हो जाएगी। मतलब अगेन आई होप मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। मतलब मुझसे कोई पूछे स्टूडेंट्स, क्या कोई अगर मुझसे कह दे कि सर एक बात बताओ आप जरा, सेक इनवर्स लेट से मैं ले लेता हूँ 0 प्लस कॉसेक इनवर्स ले लेता हूँ 0, तो क्या मैं इसे पाई बाय 2 लिख सकता हूँ? सोच के बताओ स्टूडेंट्स, क्या इसे हम बिना सोचे समझे पाई बाय 2 कह देंगे? आई होप अब आपको स्ट्राइक हो रहा है सर कि आपने फिर गड़बड़ कर दी। गड़बड़ क्या कर दी सर? आपने ये गड़बड़ कर दी कि सर ये जो 0 और 0 है ये -1 से छोटी किसी वैल्यू या +1 से बड़ी किसी वैल्यू के बीच लाई नहीं करता है, -1 से 1 के बीच लाई करता है, और वो एक्सक्लूडेड है जहाँ तक सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स की बात है। तो अगेन यहाँ पे ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्योंकि ये 0 जो है वो -1 से 1 के बीच लाई कर रहा है, इसलिए यहाँ पे इनका एग्जिस्टेंस ही नहीं है। मतलब अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये फंक्शन के ग्राफ में ही नहीं आते हैं। आप समझ पा रहे हो स्टूडेंट्स? मतलब अगर मैं यहाँ पे इस चीज को दिखाना है, कहना है, समझाना चाहूँ आपको, तो ये जो पार्ट है यहाँ पे फंक्शन का ग्राफ ही एग्जिस्ट नहीं करता है। मतलब ग्राफ डज नॉट एग्जिस्ट, फंक्शन डजंट एग्जिस्ट। यहाँ पे फंक्शन ही एग्जिस्ट नहीं करता है, ये वैल्यू ही एग्जिस्ट नहीं करती है। आप बात समझ पा रहे हो? तो इसका वजूद ही नहीं है यहाँ पर। तो वजूद ही नहीं है तो फिर क्या बोलेंगे सर? एग्जिस्ट ही नहीं करता। सेम बात यहाँ पर है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, ये दे डोंट एग्जिस्ट, है ना। और अगर ये वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती तो ग्राफ ही एग्जिस्ट नहीं करता है। मतलब इस पॉइंट को कैसे निकालोगे? तो पाई बाय 2 आना तो बहुत दूर या अलग बात है, इम्पॉसिबल है। क्या आप बात समझ पा रहे हो? है ना। इस तरीके से आई होप आपने ये सारी प्रॉपर्टी समझी, इन्हें अच्छे से देखा, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसके मैथमेटिकल प्रूफ को भी आपने अच्छे से समझा। ये चारों 5 और 6 की 6 प्रॉपर्टीज अच्छे से क्लियर हो रही हैं। फिर से लिख देता हूँ स्टूडेंट्स, इस बार जब प्रॉपर्टी 4 में बात कर रहे हैं तो हम ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला कंसेप्ट यूज कर रहे हैं। हम कौन सा कंसेप्ट यूज कर रहे हैं स्टूडेंट्स? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। याद है ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? हमने पढ़ रखे हैं डिटेल में। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब ऐसे एंगल्स, अगर अल्फा और बीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो उनका सम कितना होता है? 90 डिग्री। मतलब अगर दो एंगल्स जिनका सम राइट एंगल हो, यानी कि 90 डिग्री या पाई बाय 2 हो, तो वो दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। तो वही कंसेप्ट को हमने यूटिलाइज किया है, उसे ही एक्सटेंड किया है, और इसी तरीके पर हमने तीनों प्रॉपर्टीज निकालनी है कि सर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाय 2 होता है, बेशक जब एक्स जो हो वो -1 से 1 के बीच हो। सिमिलरली टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स भी पाई बाय 2 होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर्स, क्योंकि टेन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स प्रॉब्लम नहीं करते हैं। लेकिन सर ऑफ कोर्स जब आप सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स की बात करें तो एक्स का -∞ से -1 या +1 से ∞ तक होना जरूरी है, तभी जाकर आप इसे क्या कहोगे? पाई बाय 2। आई होप अब ये चीज़ें बहुत डिटेल में अच्छे से समझ आने लगी हैं, और मेरा पूरा यकीन है कि ये बातें अच्छे से इसलिए समझ आ रही होंगी क्योंकि आपने ग्राफ्स को स्टडी किया है, आपने इन फंक्शंस को अच्छे से पढ़ा है। और अगर इन ग्राफ्स को, इन फंक्शंस को अगर आपने अच्छे से समझा, इनके बिहेवियर, इनके पैटर्न को, इनके रीजंस को अच्छे से समझा, तो आप आसानी से समझ पाओगे हर चीज़ के पीछे का रीज़न, हर चीज़ के पीछे का लॉजिक, और आप उसे इजीली एग्जाम में अप्लाई कर पाओगे, वरना गड़बड़ी कर दोगे। और इन माइन्यूट सी, इन मेटिकुलस सी गलतियों पर ही एग्जाम में क्वेश्चन सेट होते हैं, वो ऑप्शन सेट होते हैं। तो इन बारीकियों को सीखना ही जरूरी है, इन इनसाइट
साइड्स को ही ध्यान रखना इज ऑल अबाउट IIT JEE मेंस एंड एडवांस। जितनी बारीकियां अच्छे से पता होंगी उतने इजीली और अच्छे से और फाइननेस के साथ बारीकी में आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, वरना वही गलतियां होंगी जो कुछ ना कुछ एक पॉइंट मिस हुआ, कहीं ना कहीं गलती हुई और आप मिस कर गए, और वो आपकी गलतियों का ही वेट कर रहे हैं। वो क्वेश्चंस इतनी प्लानिंग से बनाए जा रहे हैं कि आप जरा सा भी कोई एक ऑब्जर्वेशन मिस करेंगे ना, आप गलती कर बैठेंगे और आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो बहुत बारीक खेल है, बाल की खाल निकालने जैसा है ना। तो आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, और डिटेल समझेंगे और बारीकियों को समझेंगे और ज़्यादा इंसाइट्स लेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर से, और हर एक प्रॉपर्टी को अच्छे से समझेंगे विद इट्स रीजन, विद इट्स प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। सर ये क्या देख रहे हो आप, ये क्या लिख रहे हो? आई थिंक अब मैं कहूँगा कि ये बातें भी कहना, लिखना या बोलना बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है, बशर्ते सर यहाँ पे थोड़ा सा मुझे कुछ चेंज दिख रहा है, इस बात को मेरे लिए समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, पर ये दोनों बातें तो आई थिंक समझने लायक हैं, समझने योग्य हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ स्टूडेंट्स क्योंकि ये एक रेसिप्रोकल फंक्शन है, मतलब आप इसको ऐसे समझो स्टूडेंट्स, याद करो। मैं बड़ी सिंपल सी बात आपसे कहना चाह रहा हूँ। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, मान लो अगर आपके पास अगेन एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना, उसी राइट एंगल ट्रायंगल को पिक्चर में लेकर आते हैं। मान लो दिस इज योर राइट एंगल ट्रायंगल, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। अगेन लेट्स से दिस इज द एंगल थीटा, है ना, और ये हमारी तीनों साइड्स हैं A, B और C। एंड इफ दिस हैपेंस टू बी द एंगल थीटा, तो मैं क्या कहूँगा स्टूडेंट्स, मुझे सोच के बताओ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। सर साइन थीटा बड़ी सिंपल सी वैल्यू देगा, क्या देगा सर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो इट वुड बी AB अपॉन AC। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, फिर ये होगा AB अपॉन AC। सर अगर साइन थीटा ये है तो क्या आप मुझे कॉसेक थीटा बता सकते हो? मैं एक थोड़ी सी आपकी सहूलियत के लिए सिंपल सा काम कर लेता हूँ। साइन थीटा अगर AB अपॉन AC है तो क्या आप मुझे बता सकते हो स्टूडेंट्स कॉसेक थीटा कितना होगा? सर कॉसेक थीटा कुछ नहीं होगा, अगर आप कॉसेक थीटा को ध्यान से देखें तो क्या होगा सर, वो होगा साइन थीटा का रेसिप्रोकल, यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, यानी AC अपॉन AB। तो कॉसेक थीटा को हम क्या लिखेंगे, AC अपॉन AB। मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफिकेशन के लिए, ताकि आप चीज़ें आसानी से सोच पाएँ, क्या मैं साइन थीटा को यानी AB अपॉन AC को x लिख सकता हूँ? अगर मैंने AB अपॉन AC को x लिखा तो क्या आप जानते स्टूडेंट्स कॉसेक थीटा मैं AC अपॉन AB ये इसका रेसिप्रोकल है, तो क्या मैं x को 1 अपॉन x लिख सकता हूँ? आई होप इसमें कोई हर्ज या हेजिटेशन नहीं है। अगेन मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इनवर्स की तरफ जाना चाह रहा हूँ। मुझे पता है एंगल्स 0 से 90 के बीच में है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसी भी फंक्शन का, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स डिफाइंड होता है। यानी अगर मैं इसके थीटा की तरफ जाना चाहूँ तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि सर थीटा जो होगा वो कितना होगा? सर थीटा होगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स। क्या आपको ये बात समझ आई? यहाँ से मैंने क्या लिखा, थीटा, जो कि कितना है स्टूडेंट, साइन इनवर्स ऑफ एक्स। और अगर मैं यहाँ से थीटा निकालना चाहूँ स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ से थीटा निकालना चाहूँ तो वो कितना होगा? सर कुछ नहीं होगा, कॉसेक यहाँ चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा कॉसेक इनवर्स। आई होप आपको नजर आ रहा है, ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, कॉसेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एक्स। दिस इज नॉट एक्स, दिस इज गोइंग टू बी 1 अपॉन एक्स। तो क्या आपको नजर आई? बड़ी सिंपल सी ऑब्जर्वेशन, बड़ी क्रूशियल सी ऑब्जर्वेशन कि सर ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, तो दोनों के राइट हैंड साइड भी सेम होंगे। यानी आप कंक्लूड करोगे सर कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स, साइन इनवर्स ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स और कॉसेक इनवर्स ऑफ 1/x। और बशर्ते सर वापस वो डोमेन वाला पॉइंट जस्टिफाइड है, वो इसलिए जस्टिफाइड है कि साइन इनवर्स x -1 से 1 के बीच होता है, तो कॉसेक इनवर्स 1/x हमेशा -1 से छोटा है, +1 से बड़े होगा, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल है ना। अगर ये वैल्यू -1 से 1 के बीच है तो ये इसकी रेसिप्रोकल वैल्यू तो हमेशा -1 से छोटी या +1 से बड़ी होगी, क्योंकि ये वैल्यू अब डिनोमिनेटर में चलेगी ना, 1 के अपॉन में चलेगी। ये बातें याद है स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस की हैं बहुत डिटेल में कि साइन एक्स कैसे बिहेव करता है, कॉस एक्स कैसे बिहेव करता है। मतलब वापस अगर मैं इसके डोमेन की बात करूं, इसकी डेफिनेशन की बात करूं, तो बेशक मैं क्या लिखूंगा स्टूडेंट्स, बेशक मैं लिखूंगा कि यहाँ पे मतलब उसने उल्टा करके लिख दिया, उल्टा करके लिख दिया, यहाँ पे साइन इनवर्स 1/x ले लिया। मतलब अगर इसको इस फॉर्म में लिख के अगर वो देता मुझे, अगर इस फॉर्म में पूछा जाता, तो मैं यहाँ पे x के बारे में क्या कहता, मैं x के बारे में कहता जो यहाँ पे डिफाइंड है। यहाँ पे अगर मुझसे पूछा जाता तो मैं x के बारे में क्या कहता, मैं बेशक ये कह देता कि सर x जो है वो कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, सर x जो है वो -1 से 1 तक होना चाहिए। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो, क्योंकि x जब -1 से 1 तक होगा तो साइन इनवर्स भी डिफाइंड होगा, और यहाँ पे जब -1 से 1 के बीच वैल्यू रखोगे तो हो जाएगा -1 से छोटा है +1 से बड़ा, और उसके लिए कॉसेक इनवर्स 1/x भी डिफाइंड होगा। बेशक अगर मैं इसको ऐसा करके लिख देता, मतलब साइन इनवर्स के अंदर में लिख देता, मान लो अगर थोड़ी देर के लिए 1/x, तो फिर सर गड़बड़ी होती कि फिर आप उसको लिखते कॉसेक इनवर्स x, क्योंकि 1/x का रेसिप्रोकल क्या होगा, कॉसेक इनवर्स x। और इस दौरान आपको अब ये ध्यान रखना होगा सर कि अब आप तो कॉसेक इनवर्स x वाला डोमेन लगाओ, ये अपने आप अप्लाई हो जाएगा। तो कॉसेक इनवर्स x वाला डोमेन क्या होता है सर, यहाँ पे जो x का जो वैल्यू होती है ना, जैसे यहाँ पे हमने क्या लिखा था, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 to 1, यहाँ पे जो x की वैल्यू होंगी स्टूडेंट्स वो क्या होंगी सर, हमें पता है -∞ से क्या -1, -1 पे हम क्या लगाएंगे स्टूडेंट्स, क्लोज ब्रैकेट यूनियन क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स। आई होप अब बातें आपको समझ आ रही। और सर ऐसा करने से क्या ये जस्टिफाई हो रहा है, क्या ये एडजस्ट हो रहा है, बेशक हो रहा है। सोच के देखो स्टूडेंट, 1/x, अब x के ऊपर x पे यहाँ पे जब आप वैल्यू ये या ये कोई रखोगे तो बेशक 1/x तो -1 से 1 के बीच होना तय है ना,
क्योंकि ये जो वैल्यू है -1 से छोटी है, +1 से बड़ी है, तो 1 से अगर बड़ी वैल्यू से 1 को डिवाइड करोगे तो 1 से छोटी वैल्यू आएगी ना, 0 से 1 के बीच, या -1 से छोटी वैल्यू से अगर 1 को डिवाइड करोगे तो वो बेशक -1 से 0 के बीच ही आएंगी। आई होप ये सारी बातें आपको समझ आ रही हैं। यानी मैं जो बात आपको समझाना चाह रहा हूँ वो बात ये है, जैसे अगर साइन इनवर्स x लिखा है, कॉसेक इनवर्स x के इक्वल, तो आपको ये बात याद रखनी होगी स्टूडेंट्स की जैसे कि मुझसे कोई बोलता है वापस कि सर आप तो एक बात बताओ, क्या आप मुझे साइन इनवर्स 5 बता सकते हो कितना होगा? हाँ सर, मैं बोल सकता हूँ कि साइन इनवर्स 5 क्या होगा सर, कॉसेक इनवर्स 1/5। आपको नजर आ रहा है कि आपने फिर से गड़बड़ कर दी, आपने ब्लंडर कर दिया है। ब्लंडर क्या कर दिया सर, आप कैसी बातें कर रहे हो? पहली बात तो सर 5 जो है ये -1 से 1 के बीच नहीं है। दूसरी बात ये जो 1/5 है ये सर क्लियरली -∞ से -1 है ना, -∞ से -1, -1 भी थोड़ा और प्रॉपर्ली बना देता हूँ, -∞ से -1 या फिर 1 से इन्फिनिटी के बीच नहीं है। प्रॉब्लम है सर ये 5 गड़बड़ कर रहा है। आप देखे, अब ये क्लिक करना चाहिए स्टूडेंट्स कि ये 5 ऐसा नहीं आ सकता। तो जब भी ऐसी वैल्यूज दिखे मतलब ये प्रॉब्लम है, ये 5 प्रॉब्लम है सर, और ये 1/5 भी प्रॉब्लम, इनमें से एक भी ठीक होता तो एडजस्ट हो जाती चीज़ें। यानी क्या सर, मैं ऐसा लिख सकता हूँ, अगर मुझसे कोई कहे कि साइन इनवर्स 1/2, आई होप साइन इनवर्स 1/2 को कोई लेके प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि साइन इनवर्स 1/2 क्लियरली एक अच्छा वैल्यू है, क्योंकि वो -1/2 से 1/2 के बीच लाई करता है। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, मैं इसको लिख सकता हूँ, अगर जरूरत पड़ी मुझे कभी भी तो मैं इसे लिख सकता हूँ कॉसेक इनवर्स क्या स्टूडेंट्स, मैं इसे लिख सकता हूं बिना हेजिटेशन के कॉसेक इनवर्स 2, मतलब 1/2 का रेसिप्रोकल 2। और बेशक सर कॉसेक इनवर्स जो 2 है वो 2 जो है वो इन वैल्यूज के बीच लाई करता है। अब देखो 1 से इन्फिनिटी के बीच लाई करता है। आई होप ये बात आपको समझ आ रही है। यानी कि अगर सर इसका उल्टा होता, उल्टा कैसा होता सर? सर अगर ऐसा होता, अगर कोई मुझसे पूछता कॉसेक इनवर्स लेट्स से 5, तो क्या सर ये निकाला जा सकता है? बेशक सर कॉसेक इनवर्स 5 डिफाइंड है, क्योंकि ये 5 जो है सर वो क्लियरली -∞ से -1 या फिर 1 से इन्फिनिटी के बीच होता है। और इसी तरह पे अगर मैं साइन इनवर्स डिफाइन करना चाहता हूं तो मैं क्या लिख सकता हूं उसको, मैं लिख सकता हूं साइन इनवर्स 1/5। और 1/5 में सर कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या? आई थिंक प्रॉब्लम नहीं है। क्यों प्रॉब्लम नहीं है सर? क्योंकि 1/5 -1 से 1 के बीच लाई करता है। ये जो 1/5 है स्टूडेंट्स, क्लियरली -1 से 1 के बीच लाई करता है। मैं इन डोमेन पे बहुत एम्फेसिस दे रहा हूँ क्लास, क्योंकि ये गलतियां मत करना, ये बहुत केयरफुली आपको चीजें रखनी पड़ेंगी, इन्हें बहुत बारीकी में आपको सोचना पड़ेगा। अगर मैंने इतना डिटेल में आपको साइन और कॉसेक का ये जो रेसिप्रोकल वाला पार्ट समझाया है, तो आपको कॉस और सेक भी आई होप याद रहेगा। यानी कॉस और सेक में भी आई होप ये बात याद रख पाएंगे कि इसके दोनों वर्जन लिख लीजिए स्टूडेंट्स। अगर कोई मुझसे पूछता है कॉस इनवर्स एक्स, मैं लिख सकता हूँ सर इसे सेक इनवर्स 1/x, बशर्ते क्या कंडीशन अप्लाइड है सर, कि सर जो x है, क्योंकि x कॉस के पास इनपुट जा रहा है, तो वापस वही प्रॉपर्टी कि सर जो x है वो -1 से 1 के बीच हो, है ना। या फिर इसी फॉर्मूले का एक और वर्जन क्या हो सकता है सर, इसी फॉर्मूले का एक और वर्जन ये हो सकता है कि सर अगर आपको कोई लिख के देता है सेक इनवर्स ऑफ x, तो आप उसे बेशक लिख दीजिएगा बिना सोचे समझे कॉस इनवर्स ऑफ 1/x। लेकिन इस बार चूंकि सेक इनवर्स में x पास हो रहा है, तो इस बार जो कंडीशन होगी वो ये होगी कि सर आपका जो x है वो सेक वाली डोमेन को फॉलो करेगा। यानी जो x है वो क्या होना चाहिए सर, -∞ से -1 या फिर 1 से इन्फिनिटी। क्या आपको ये बातें समझ आ रही हैं? एंड बाय डिफॉल्ट जब ये x ऐसा होगा तो 1/x -1 से 1 के बीच चला ही जाएगा, क्योंकि वो कॉस इनवर्स को पास हो रहा है। तो ये दोनों वर्जन आई होप याद रहेंगे। जैसे हमने साइन और कॉसेक के लिए सीखे, वैसे ही आप कॉस और सेक भी याद रख पाएंगे, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, तो सेक का रेसिप्रोकल कॉस, तो इस तरीके से 1/x और x में चीज़ें चलेंगी। आई होप ये बहुत डिफिकल्ट नहीं होता जा रहा है, और आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का एक एक्सटेंशन समझ पा रहे हैं कि चीज़ें ऐसी क्यों हो रही है और ये प्रॉपर्टीज ऐसी क्यों बन रही हैं, है ना। ना सिर्फ ये, बल्कि सर अगर इतना ही सुलझा हुआ काम था तो tan इनवर्स 1/x ने क्यों प्रॉब्लम क्रिएट की, tan इनवर्स 1/x ने क्यों दिक्कतें दी? इसने थोड़ी सी दिक्कत इसलिए दी स्टूडेंट्स, क्योंकि आप इस बात को समझो प्लीज, आप tan इनवर्स का और cot इनवर्स का ग्राफ याद करो, बस इतना सा याद करो, आपकी बात खत्म हो जाएगी। सर जहां तक मुझे याद है tan इनवर्स का ग्राफ जो होता है सर वो कुछ ऐसे चलता है। आपको अभी क्लिक हो जाएगा स्टूडेंट्स की ये चीजें ऐसी क्यों चली। आप याद करो स्टूडेंट, tan इनवर्स का ग्राफ कुछ ऐसा चलता है। सर व्हाट अबाउट cot इनवर्स x का ग्राफ? जहाँ तक मुझे याद है स्टूडेंट्स, cot इनवर्स x का ग्राफ जितना मैं बना पा रहा हूँ मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग, सर वो होता है 0 से पाई, जैसे cos इनवर्स होता है, जैसे sec इनवर्स होता है। और खास बात ये सर कि वो कुछ उल्टा सा चलता है। वो कुछ उल्टा सा मतलब वो कुछ ऐसा सा चल रहा होता है ना, जितना मुझे याद है वो कुछ ऐसा सा चल रहा होता है। और अगर ये कुछ ऐसा सा चल रहा होता है तो बस ये प्रॉब्लम आ जाती है स्टूडेंट्स कि जहाँ ये नेगेटिव वैल्यूज दे रहा था, अब कॉस में मुझे उतनी ही पॉजिटिव वैल्यूज चाहिए। तो इस प्रॉब्लम को एडजस्ट करने के लिए, मतलब tan इनवर्स जो स्टूडेंट्स वो कहाँ से कहाँ तक होता है, वो बेशक -π/2 से π/2 तक होता है। लेकिन अगर उसको आप cot इनवर्स में ले जाना चाह रहे हो तो cot इनवर्स का कंडीशन क्या है कि सर मुझे आप 0 से π ही रखना। तो ये एडजस्टमेंट करने के लिए हमने इसे यहाँ पर क्या किया, हमने इसे π से -π से ऐड किया। यानी मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कहने जा रहा हूँ, इसे प्लीज़ ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स। अगर मुझसे कोई कहे tan इनवर्स 1/x, तो बेशक x सारी रियल वैल्यूज पे डिफाइंड है। बहुत ध्यान से सुना, इस प्रॉपर्टी को मैं बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ। जैसे अगर मुझसे कोई पूछे tan इनवर्स
1/x है ना, जैसे मुझसे कोई कहता है tan इनवर्स लेट्स से 1/5, 1/11, 1/11 किसी ने लिखा, तो मैं इसे बिना सोचे समझे क्या लिख दूंगा सर, पहले तो देख लेना है पॉजिटिव है नेगेटिव। सर ये पॉजिटिव है ना, तो बेशक जैसा है वो ऐसा कैसा कॉट में उसका इन्वर्स लिख देना है। यानी आप क्या लिख दोगे इसे, आप इसे लिख दोगे कॉट इनवर्स 11। आप बिल्कुल कुछ मत सोचना, कोई दिक्कत नहीं है सर। लेकिन अगर यहाँ पे एक नेगेटिव वैल्यू रख दी जाए, अगर यहाँ पे एक नेगेटिव वैल्यू रख दी जाए, मतलब सर अगर ऐसा कर दिया जाए, कैसा कर दिया जाए स्टूडेंट, ध्यान से सुनिए, अगर आपको कुछ ऐसा दे दिया जाए लेट्स से tan इनवर्स ऑफ लेट्स से माइनस कुछ भी ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, एक अच्छी वैल्यू ले लेता हूँ ताकि मैं आपको समझा पाऊँ कि मैं एक्जैक्टली क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे मान लो कोई कह देता है tan इनवर्स माइनस ऑफ √3, तो अच्छा मैं इसको ऐसा लिखता हूँ, tan इनवर्स ऑफ लेट्स से, मतलब वो √3 पे भी लिख सकते थे हम, वो वैसा बन जाता, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है स्टूडेंट्स। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। जैसे लिख लेते हैं tan इनवर्स ऑफ -1/√3, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, सर आप इसको बेशक लिख सकते हो, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, आप इसे लिख सकते हो बस एक छोटे से चेंज के साथ, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज़ की चिंता करने की जरूरत नहीं है, बट यहाँ पे बस ध्यान रखना कि अगर ये 1/x जो है अगर ये नेगेटिव हुआ तो आपको फिर इस एक्सप्रेशन को लिखना होगा, ये प्लीज़ बहुत ध्यान से याद रखना। तो कितना हो जाएगा -π प्लस cot इनवर्स x, यानी tan इनवर्स 1/x, as long as 1/x is negative, it should not be written as just cot inverse x, it should be written as -π plus cot inverse x. Mind you everyone, this is a minute सा डिफरेंस जो थोड़ा सा पैटर्न को ब्रेक कर रहा है। और क्यों कर रहा है स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने ग्राफ्स को स्टडी किया है, तो वहां पे जब 10 -π/2 से पाई होता था, कॉस जो 0 से पाई होता है, तो उस एडजस्टमेंट को करने के लिए वापस उसमें -π करना पड़ा ताकि चीज़ें एडजस्ट हो जाए, है ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू कर रहा हूँ तो tan इनवर्स -1/√3 को हम क्या लिखेंगे सर मैं इसे लिखूंगा, प्लीज़ ध्यान सुनिएगा, -π प्लस कितना स्टूडेंट्स cot इनवर्स x, और x क्या है प्लीज ध्यान सुनिए, ये है x, होप आप समझ पा रही, ये है x और x एक नेगेटिव वैल्यू, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स क्या, ये हो जाएगा cot इनवर्स x, और x कितना है -(√3), ये सिर्फ √3 नहीं, आप ऐसा मत कहना सर x माइनस, मतलब ये -1 को हटा देते हैं और ऐसा लिख देते हैं, ये है -(√3), क्योंकि ऊपर तो सिर्फ 1 है, तो x -√3 है, तो कितना हो जाएगा cot इनवर्स ऑफ -(√3). सर यहाँ तक तो बातें समझ आई, पर आप एक्जैक्टली करना क्या चाह रहे हो, मैं बस एक छोटी सी बात याद दिलाता हूँ स्टूडेंट्स। अगर मैं इस पार्ट को सॉल्व करना चाह रहा हूँ तो क्या आप मुझे याद दिला सकते हो कि सर हमने cot इनवर्स -x से डील करना कैसे सीखा है। सर cot इनवर्स -x से हमने डील करना ऐसे सीखा है कि हम इसे लिखते हैं पाई माइनस cot इनवर्स x। क्या आपको ये बात याद आई, आपको ये बात याद आ रही है, और कॉट के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, ये तो x की सारी रियल वैल्यूज के लिए डिफाइंड होता है। तो बेशक सर अगर यहाँ पे भी चीज़ें ऐसी हो रही हैं, अगर यहाँ पे भी चीज़ें ऐसी हो रही हैं, तो क्या मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। आई थिंक बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है। क्या करना होगा स्टूडेंट्स, आई विल कीप -π एज इट इज, लेकिन मैं इसमें क्या करूँगा, पाई ऐड करूँगा और फिर क्या लिखूंगा, माइनस ऑफ व्हाट, cot इनवर्स ऑफ √3। आपको बात समझ आई, हमने क्या किया स्टूडेंट्स, हमने इसे ऐसा लिखा, प्लीज ध्यान से सुनिए, हमने इसे क्या लिखा, cot इनवर्स ऑफ -x, जिसे हम लिखते हैं पाई माइनस cot इनवर्स x। आई होप ये प्रॉपर्टी याद आ रही है, वही प्रॉपर्टी यहाँ पर मैं अप्लाई कर रहा हूँ, इसी प्रॉपर्टी को मैं यूज कर रहा हूँ। पहले तो क्या लिखना था स्टूडेंट्स, tan इनवर्स 1/x, क्योंकि 1/x नेगेटिव था तो हमने लिखा -π प्लस cot इनवर्स x, वो वैल्यू आती है -π प्लस cot इनवर्स -(√3). और अब छोटा सा ऑब्जर्वेशन, cot इनवर्स ऑफ -(√3), क्योंकि ये cot इनवर्स है तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम इसे लिखेंगे पाई माइनस cot इनवर्स ऑफ √3। क्या आप यहां से जल्दी से मुझे सोच के आंसर बता सकते हैं, एक बार क्विकली इस पार्ट को ट्राई करिए स्टूडेंट्स, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर अब मैं यहाँ से सीधे सीधे लिख लूँ तो क्या लिखूंगा सर, cot इनवर्स √3। सर cot में √3 का बताया, वेल इसको आप और भी आसान तरीके से सोच सकते थे, हम वो भी डिस्कस करेंगे, बट पहले समझो cot इनवर्स √3। सर cot में कौन सा एंगल √3 देता है, सर tan का जो होता है वो 60 डिग्री √3 देता है, तो cot का 30 देगा, क्योंकि tan और cot याद है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सो सर अगर tan का 60 होता है, π/3, tan का रिपीट माई स्टेटमेंट, अगर tan का 60 होता है √3 तो cot का कितना होगा, cot का 30 डिग्री होगा। 30 डिग्री मतलब क्या, π/6, तो यहाँ पे क्या आ जाने वाला है स्टूडेंट्स, π/6। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही है, अगर कंफ्यूजन है तो ऐसे सोचो, cot इनवर्स √3 चाहिए, तो एक काम करते हैं, हम जाते हैं tan इनवर्स के √3 के पास, मतलब tan में कौन सा ऐसा एंगल होता है जो √3 जनरेट करता है, तो सर 0, 1/√3, 1, √3 और इन्फिनिटी, ऐसे चल रही होती हैं चीजें। तो √3 कहाँ होता है स्टूडेंट्स, tan में 60 पे, तो cot में √3 कहाँ आ जाएगा, 30 पे जाएगा, 30 यानी π/6। तो आई होप आप सीधे सीधे देख पा रहे हो, क्या लिखोगे स्टूडेंट्स, आई होप आपको नजर आ रहा है कि ये क्यों किया, इस पाई से पाई हमें कैंसिल होता दिख रहा है, इस पाई से पाई अगर मैंने कैंसिल किया तो ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, इस पाई से इस पाई को कैंसिल किया तो बच क्या जा रहा है, cot इनवर्स √3, और cot इनवर्स √3 जस्ट अभी हमने निकाला, वो कितना होता है सर, वो होता है π/3। आई होप आपको बात समझ आई। और अगर ये -π/3 है तो क्या सर इतना घुमा के लिखने की जरूरत थी, क्या इसको और आसानी से नहीं सोच सकते थे, बिल्कुल सोच सकते थे स्टूडेंट्स, दिमाग लगाओ। अगर आपको निकालना ही था tan इनवर्स -1/√3 तो इतना घुमा के क्यों सोचा, सर आपको क्या निकालना था, आपको निकालना था tan इनवर्स -1/3, तो आप तो इसको ऐसे भी कर सकते थे ना, क्योंकि ये ऑड फंक्शन है, tan इनवर्स -x क्या होता है, माइनस tan इनवर्स x,
और वो सारी रियल वैल्यूज के लिए ट्रू है, तो tan इनवर्स 1/3, आई एम रियली सॉरी, ये है √3 है ना, तो जाएगा tan इनवर्स 1/√3। और इसका क्या ख्याल है सर, इस बारे में क्या लिखोगे, tan इनवर्स 1/√3 ये कितना होता है, 1/√3 कब होता है सर, 30 डिग्री पे, 60 पे √3 होता है, 30 पे 1/√3 होता है, तो 30 यानी क्या π/6, तो आप इसे ऐसे ही लिख सकते थे। पर चूंकि मैं आपको ये प्रॉपर्टी समझाना चाह रहा था कि और पाई से आपने क्यों उसको -π किया, क्योंकि -π और +π फिर कैंसिल आउट होकर फाइनली आपको सही आंसर लाएंगे, और वो फिर उसके 10 के लिए क्या वैल्यू होगी, वो बेशक 10 की जो वैल्यू होगी वो हमें देगा, जो करेक्ट वैल्यू होगी, जो सही वैल्यू होगी। तो क्या आपको बात समझ आई स्टूडेंट्स? आई होप स्टैंडर्ड सी सीधी सी बात थी जो क्लियरली आपको डाइजेस्ट हुई कि ऐसी क्यों हुई ये बात। इस प्रॉपर्टी को प्लीज याद रखिएगा, अगर इस प्रॉपर्टी को मैं बॉइल डाउन करूँ, आपको एक सीधी लैंग्वेज में समझाऊँ, तो याद रखना स्टूडेंट्स कि tan इनवर्स 1/x, tan इनवर्स 1/x कभी भी दिखेगा तो दो केसेस आएंगे। क्या, पहला तो यस, मैं बिना सोचे समझे लिख दूंगा cot इनवर्स x, लेकिन एक बार मैं लिखूंगा -π प्लस cot इनवर्स x। और ये कब कब होगा स्टूडेंट्स, बड़ी सिंपल सी बात है सर, जब x जो है ग्रेटर देन 0 होगा तो मैं ऐसा लिखूंगा, लेकिन अगर कभी भी x अगर नेगेटिव हुआ तो मुझे फिर इस फॉर्मूले की, इस एक्सप्रेशन की हेल्प लेनी होगी। आई होप ये बात याद रहेगी आपको बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से। इसी कहानी को और कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं कुछ और चीज़ों के साथ, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो हम बढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम समझने वाले हैं वो क्या है, इस बात पे आते हैं। ये जो दो प्रॉपर्टीज़ है स्टूडेंट्स, ये हमारे कन्वर्जन है, मतलब प्रॉपर्टी 6 जो है आपकी, ये जो प्रॉपर्टी है ये कन्वर्जन है, मतलब साइन इनवर्स से मैं किसी में भी जा सकता हूँ, कॉस, टेन, कॉट कहीं भी जा सकता हूँ। मैं कह रहा हूँ इन प्रॉपर्टीज़ को ऐसे याद रखने के बजाय आई वुड सजेस्ट कि न्यूमेरिकली समझो, एग्जाम्पल से समझो, फिर मैं इन फॉर्मूले के डेरिवेशन पे भी आ जाऊंगा, इन फॉर्मूलों को भी समझा दूंगा। बट मैं कह रहा हूँ कि इतने फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, टू बी वेरी प्रिसाइज, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये वाला फॉर्मूला, ये वाली प्रॉपर्टी याद रखने या रटने की जरूरत नहीं है, इससे आप हमेशा डिराइव करना वो ज़्यादा आसान रहेगा। मैं बताता हूँ कि एक्जैक्टली इसका मतलब क्या होता है, हम इसी को समझते हैं स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मान लो आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है ना, लेट्स से यू हैव अ राइट एंगल ट्राइंगल समथिंग लाइक दिस, है ना। सर इसमें साइड्स हैं, साइड्स क्या है स्टूडेंट्स, मान लो ये आपका क्या है स्टूडेंट्स, लेट्स से ये आपका एंगल है थीटा, है ना। और अगर इस थीटा एंगल के लिए मान लो कोई ना कोई वैल्यू दे दी गई है, मान लो मुझे क्या दे दिया, लेट्स से मुझे किसी ने कहा, या इसको भूल जाओ, मुझे तो किसी ने कहा कि सर आपका जो साइन थीटा है, जैसे साइन थीटा की जो वैल्यू आ रही है सर, वो आ रही है ऑब्वियसली -1 से 1 के बीच होता है, तो मुझे किसी ने कहा कि सर साइन थीटा की वैल्यू है लेट्स से 1/2, मुझसे तो किसी ने ऐसा कह दिया। तो अब मुझसे किसी ने अगर ऐसा कह दिया लेट्स से 1/2, तो बहुत ऑब्वियस सी वैल्यू, लेट मी टेक इट एज 1/5, मुझसे कोई कहता है कि सर साइन थीटा की वैल्यू 1/5 है ना, तो ऐसा तो कोई कहेगा नहीं, मतलब मुझे एक्चुअली, चलो मैं इसी को कहानी को आगे बढ़ाता हूँ। तो सर साइन थीटा अगर 1/5 है तो क्या हम कॉस थीटा, टेन थीटा निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। सोचिए बताओ स्टूडेंट्स, अगर कॉस थीटा निकालना है तो मैं बहुत सारे तरीकों से, बहुत सारी ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी से यूज कर सकता हूँ, बट मैं एक छोटा सा सजेशन देना चाहता हूँ। सर साइन थीटा क्या होता है? सर साइन थीटा मेरे लिए होता है, अगर ये है ए, ये है बी और ये है सी, तो मेरे लिए वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, आई एम रियली सॉरी, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सर परपेंडिकुलर ए बी है और हाइपोटेन्यूज ए सी है, तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी, है ना। तो कहना है साइन थीटा अगर 1/5 है तो 1 × k अपॉन 5 × k जैसी कोई वैल्यू रहेगी, यानी k और 5 के रहे होंगे, क्योंकि 1:5 के ही रेशो में रहा होगा। तो आप अपनी सहूलियत के तौर पे अभी फिलहाल मान सकते हो साइन थीटा में अगर 1 है, साइन थीटा में 1 अगर न्यूमरेटर है, तो आप मान सकते हो कि आपका जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसका परपेंडिकुलर 1 है, क्योंकि वो 1 और 5 के मल्टीपल में ही होंगे। तो उस तौर पर आप ये सिंपलेस्ट फॉर्म ले सकते हो, कुछ नहीं बिगड़ेगा, कुछ गलत नहीं आएगा। और ये जो 5 डिनोमिनेटर में है, इसको आप इसका हाइपोटेन्यूज मान सकते हो। सर ऐसा करने से फायदा क्या हुआ? ऐसा करने से फायदा हुआ कि अब आप इसका बहुत इजीली निकाल सकते हो। क्या आप निकाल सकते हो उसका बेस? सर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो। ऑल्दो बहुत सारे अलग तरीके भी हैं, पर मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर मैं इस तरीके से सोचना चाहूं, मैं आपको एक अलग पर्सपेक्टिव देना चाह रहा हूं कि देखो इससे फटाफट आंसर आ जाएंगे। अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके बेस निकालूं, तो बेस क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इनसाइड एन अंडर रूट, तो ये हो जाता है 25 और ये हो जाता है 1। 25 - 1 24 और 24 का अंडर रूट ये हो जाएगा। और अगर मैं 24 का अंडर रूट लिखना चाहूँ तो ये कितना होता है? 4 × 6। 4 का अंडर रूट कितना होता है? आई थिंक 4 का अंडर रूट होता है 2, तो हो जाएगा 2√6। तो मैं इसको और सिंपल लैंग्वेज में क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स? आई होप मैं इसे लिख सकता हूँ 2 टाइम्स अंडर रूट 6, है ना। आई होप हमने सही लिखा है, क्योंकि हो जाएगा इसका स्क्वायर क्या होगा? 4 × 6 हो जाएगा 24। ये क्यों निकाला सर? ये इसलिए निकाला क्योंकि अब मैं बहुत इजीली कॉस थीटा लिख सकता हूँ। कॉस थीटा क्या होता है सर? कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो 2√6 का कोई मल्टीपल और 5 का कोई मल्टीपल होगा, तो कॉस थीटा हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? कॉस थीटा बिना किसी हेजिटेशन में 2√6 अपॉन 5 लिख दूंगा। क्या आप बात समझ पा रहे हो स्टूडेंट्स? नॉट जस्ट दिस, बट मुझसे अगर कोई भी रेशियो पूछा होता, जैसे tan थीटा पूछा होता, तो tan थीटा कुछ भी पूछ ले, tan cos sec कुछ भी पूछा होता। आई होप ये आपके बेसिक्स जो मैं आपको याद दिला रहा हूँ। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। तो वो कितना हो जाता है सर? वो हो जाता है 1/2
2√6। सर अगर मुझसे कोई पूछता कॉसेक तो मैं क्या कहता? आई होप इस बारे में अब बात करने की जरूरत ही नहीं है। किसी ने अगर मुझसे पूछा होता कॉसेक, तो कॉसेक क्या होता है सर? साइन का रेसिप्रोकल। या फिर क्या होता है वो मेरे लॉजिक के अकॉर्डिंग क्या होता है सर? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर में 5/1, तो कितना हो जाएगा 5। सर इसके बजाय अगर मुझसे किसी ने पूछा होता सेक थीटा, तो मैं क्या कहता? वो हो जाता है कॉस का रेसिप्रोकल। या फिर क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो वो कितना हो जाएगा सर? वो हो जाता है सॉरी सेक होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो वो कितना हो जाएगा सर? वो हो जाएगा 5/2√6। सर व्हाट अबाउट कॉट थीटा? अगर मुझसे किसी ने पूछा कॉट थीटा क्या होगा, तो कॉट थीटा क्या होगा सर? कॉट थीटा भी बहुत डिफिकल्ट सा एक्सप्रेशन नहीं होगा। कॉट थीटा क्या होगा सोच के बताओ सर? कॉट थीटा कुछ नहीं होगा 10 का रेसिप्रोकल, यानी क्या? अगर 10 है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट क्या होगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कितना? 2√6/1 विच इज 2√6। सर ये सब निकाल क्यों रहे हो? ये सब क्यों सिखा रहे हो? ये सब तो बातें पता है। ये सब जो बातें आपको पता है ना, यही ये फॉर्मूले हैं। अगर आप इन्हें ध्यान से देख पाओ तो ये यही सब कुछ है। बस यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दी है। मैं हालांकि इन्हें प्रूव कर दूंगा, पर मैं कहना चाह रहा हूँ अगर आप ऐसे सोचना जानते हैं चीज़ों को, अगर आप चीज़ें ऐसे निकाल पाते हैं, तो आप बहुत ईजिली चीज़ें समझ पाओगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो समझना है स्टूडेंट्स। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे मान लो कभी भी मुझसे कोई पूछता है, कभी भी मुझसे किसी ने पूछा, मान लो कि लेट्स से आपको कोई ने बोला कि सर जो थीटा लिखा हुआ है, लेट्स से वो लिखा हुआ है साइन इनवर्स ऑफ लेट्स से कुछ भी कोई वैल्यू, लेट्स से 1/4 है ना, और मुझसे कोई चाह रहा है कि ये जो लिखा हुआ है सर आप इस थीटा को कॉस की टर्म्स में लिख दो, आप इसको कॉस या टेन किसी भी टर्म में लिख दो। तो मैं ज़्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा। मैं क्या करूंगा, प्लीज़ ध्यान से सुना। मैं एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन लेकर आता हूँ कि सर मैं तो एक काम करता हूँ, अगर थीटा साइन इनवर्स 1/4 है तो मेरे लिए साइन थीटा क्या होगा सर? मेरे लिए साइन थीटा होता है 1/4। और ये मुझे कन्वर्ट, मतलब क्वेश्चन की डिमांड होगी, कहीं ना कहीं ऐसी नीड अराइज होगी कि सर मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको कॉस इनवर्स तक ले जाऊँ, मतलब यही थीटा जो साइन इनवर्स के टर्म्स में एक्सप्रेस है सर, इसको आप कॉस के टर्म में लिख दो। तो हम कैसे करेंगे, मैं वो सोचना आपको सिखा रहा हूँ। तो मैं कह रहा हूँ अगर थीटा साइन इनवर्स 1/4 लिखा है, तो मैं एक काम कर सकता हूँ, साइन थीटा को 1/4 लिख सकता हूँ। सर साइन थीटा को अगर 1/4 लिखा तो हम ब्रेन में, ऐसा हर बार नहीं करेंगे, हम ब्रेन में सोचेंगे कि सर ये जो है ये एंगल थीटा होगा। अगर ये एंगल थीटा होगा तो क्या होगा सर? साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, 4 कितना हो गया? हाइपोटेन्यूज। तो अगर ये ऐसा कुछ हो रहा है तो सर 4 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर क्या मुझे देगा? बेस। 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1 है ना, 16 माइनस 1 कितना? 15, और 15 का अंडर रूट कितना? अंडर रूट 15, और इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? ये हो जाएगा अंडर रूट 15। सर ये क्यों निकाला? ये इसलिए निकाला स्टूडेंट्स, क्या मैं यहाँ से कॉस थीटा निकाल सकता हूँ? आई होप अब हमारे लिए कॉस थीटा निकालना बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है। तो मैं क्या कहूँगा सर, कॉस थीटा जो होगा, जो कॉस थीटा होगा वो कितना होगा स्टूडेंट्स? वो होगा बेस, थीटा की नीचे वाली साइड बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो वो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? वो हो जाएगा अंडर रूट 15/4। क्या ये बात आपको समझ आई स्टूडेंट्स? और अगर ये होता है अंडर रूट 15/4 तो क्या आप थीटा निकाल सकते हो? सर थीटा निकालना बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है। थीटा जो होगा वो कितना होगा? वो होगा कॉस इनवर्स अंडर रूट 15/4। तो सर बेसिकली जो मैं आपको कहना है या समझाना है, बोलना चाह रहा हूँ वो ये कि सर आप ध्यान से देखो, ये भी थीटा है और ये भी थीटा है, बट यहाँ पे थीटा साइन इनवर्स की टर्म्स में है, यहाँ पे थीटा कॉस इनवर्स की टर्म्स में। तो जो आपने लिखा था साइन इनवर्स 1/4, उसी को आप लिख सकते हो कॉस इनवर्स कितना? अंडर रूट 15/4। बट ये एक्चुअली इनडायरेक्टली या इंटरनली कैसे हो रहा है वो समझ आया? ये वो स्टोरी है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि हर बार आप सीधे सीधे ये फटाफट अप्लाई करो, रेशियो यूज करो और फॉर्मूला बना लो। मैं कह रहा हूँ इतने सारे फॉर्मूले याद करने की क्या जरूरत है? ये सब बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ऑल्दो मैं इसे बहुत जल्दी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा और बता दूंगा कि चीज़ें क्यों ऐसी हो रही है, बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप चीज़ें ऐसे याद रख लो। आई थिंक ये ज़्यादा ईजी है, ये ज़्यादा आसान है ना। जैसे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं और थोड़ी और क्लैरिटी ले लेते हैं। मान लो जैसे मुझसे किसी ने कहा कि सर आपके पास जो यूज़ हो रहा है वो लिखा है जैसे 10 इनवर्स है ना, ऐसे लिखा है 10 इनवर्स 5/3, कुछ ऐसा लिखा हुआ है। सर आप एक छोटा सा काम करो, अगर ये लिखा हुआ है 10 इनवर्स 5/3 है ना, तो सर आप एक छोटा सा काम करके ये बता दो कि हमें चाहिए कि सर इसको आप कॉसेक में कन्वर्ट कर दो। कैसे करेंगे? बड़ी सिंपल सी बात स्टूडेंट्स। पहली बात तो एक एंगल है, लेट्स कॉल इट, कोई भी एक एंगल, लेट्स कॉल इट अल्फा फॉर अ व्हाइल। तो मुझे जितना नॉलेज है सर, मुझे जो पता है वो ये कि मैं तो मन में ये फटाफट ब्रेन में सोच लेना स्टूडेंट्स। आप चाहो तो इनिशियली आप इसे अपना ड्रॉ भी कर सकते हो कि सर अगर एक अल्फा है एंगल, तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं इसको ऐसे लिख सकता था क्या मैं 10 इनवर्स 5/3 अगर जो अल्फा है और इसको किस में चाह रहे हैं, वो इसको आपसे पूछ रहा है कि आप इसी एक्सप्रेशन को कॉसेक इनवर्स में कैसे एक्सप्लेन करोगे, मतलब कॉसेक इनवर्स में क्या वो वैल्यू आएगी, वो आपसे पूछ रहा है। मतलब ये क्वेश्चन है ना, ये आपका क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन है तो मैं कैसे करूंगा सर? यही सवाल है। अब सवाल बड़ा साधारण सा है, बस ये करना है इस क्लास की, अगर ये है 10 इनवर्स 5/3 अल्फा, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ से क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि सर अगर 10 को उस तरफ लिखे गए, मतलब अगर मैंने लिखना चाहा तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ दैट 10 अल्फा विल बी 5/3। और सर अगर 10 अल्फा 5/3 है तो 10 क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया, यानी कितना हो गया सर? ये हो गया 5 और ये हो गया 3। और अगर 5 और 3 परपेंडिकुलर और बेस है तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा सर? हाइपोटेन्यूज बड़ी सिंपल सी बात है, पाइथागोरस थ्योरम, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 + 9 कितना होता है सर? 25 + 9 होता है
है 34। आई होप आपको बात समझ आ रही। तो ये कितना हो जाने वाला है, ये हो जाने वाला है √34, है ना। 17 × 2 होता है तो सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है। क्या किया स्टूडेंट्स, पाइथागोरस थ्योरम, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 + 9, 25 + 5 30, 30 + 4 34, तो कितना हो जा रहा है √34। अब अगर √34 आ चुका है तो क्या आप मुझे वहां तक पहुंचने के लिए क्या मुझे पहले आप कॉसेक अल्फा बता सकते हो? आई थिंक सर बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है, कॉसेक अल्फा निकालना तो हमारे लिए अब बाएं हाथ का खेल है। सर कॉसेक अल्फा क्या होगा, कॉसेक क्या होता है स्टूडेंट्स याद करो। सर कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है। साइन अगर था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज तो कॉसेक क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कॉसेक अल्फा क्या होगा सर, कॉसेक अल्फा होगा √34/5 हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। और अगर कॉसेक अल्फा इतना है तो क्या मैं सीधे सीधे अब बिना ज़्यादा मेहनत किए लिख सकता हूँ कि सर यहाँ से अगर आप देखना चाहो तो अल्फा कितना होगा, सर अल्फा होगा कॉसेक इनवर्स √34/5। बस यही बात तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, आप देख पा रहे हो। मतलब इससे यहाँ तक पहुँचना बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं, बस इंटरनल मैकेनिज्म वही है, राइट एंगल ट्रायंगल वाली थ्योरी और हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वाली कंसेप्ट। मैं बार बार आपसे एक बात कह रहा हूँ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कंसेप्ट बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इनवर्स है, ये तो सिंपल सी बात है, लेकिन उसी का एक्सटेंशन है। मतलब वही सारे कंसेप्ट यूज हो रहे हैं, उन्हीं को तोड़ मरोड़ कर अलग तरीके से पेश किया जा रहा है। आप बात समझ पा रहे हैं? तो कंसेप्ट आसान है, बस चीज़ें घूम सी गई हैं थोड़ी सी, तो थोड़ी सी लगती या दिखती अजीब सी हैं क्योंकि हमने बहुत फ्रीक्वेंटली डील नहीं किया। अभी तक आप स्टैंडर्ड से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से डील करते आए हैं काफ़ी हद तक, अब हमने इनको ग्रेजुअली शिफ्ट करना शुरू किया, ट्रांसफॉर्म करना शुरू किया। तो वही फॉर्मूले, वही कंसेप्ट बट किसी अलग फॉर्म में पेश किए जाएंगे, है ना। तो वही सारी बातें हम कर रहे हैं। विद दैट स्टूडेंट्स, इस वाले पार्ट पे मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको और क्लैरिटी दूंगा और इसी के साथ इस वाले पार्ट को कंटिन्यू करते हुए हम और भी काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को अगर कंटिन्यू करें तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इस पार्ट में मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ, क्या समझाना चाह रहा हूँ कि ये फॉर्मूले कैसे अप्लाई होते हैं, प्रॉपर्टीज़ कैसे एक्सप्लोर होती हैं, इन प्रॉपर्टीज़ के लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस मैंने आपको समझाया कि ऐसी क्यों है, इन पर ऐसा ही क्यों हो रहा है, इनको ऐसे ही क्यों यूज़ किया जा रहा है। ना सिर्फ ये बल्कि स्टूडेंट्स ऑफकोर्स हम ये भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके थ्रू हम न्यूमेरिकल्स कैसे करेंगे। तो अगले लेक्चर में इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को एक्सटेंड करते हुए हम इन पर बेस्ड काफ़ी सारे इलस्ट्रेशंस और एग्जाम्पल्स के साथ कहानी को और कंटिन्यू करेंगे। तो प्रॉपर्टीज़ के बारे में और बात करेंगे एज फार एज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर कंसिडर्ड। पर ऑफ कोर्स आज की सबसे खास और सबसे ज़रूरी बात कि www.magnetbrains.com ये हमारा प्लेटफॉर्म है स्टूडेंट्स। दिस इज इंडियाज नंबर 1 फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म, जो आपको ऑलमोस्ट हर सेक्टर, हर सेगमेंट में फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है। जैसे अगर आप IIT JEE सेगमेंट पर क्लिक करें वेबसाइट पर जाकर तो आप सारे सेगमेंट्स इजीली एक्सप्लोर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मैथ्स का लेक्चर देखना चाहें तो आप मैथ्स पर वॉच नाउ पर क्लिक करिए, आपका मैथ्स का लेक्चर आपके सामने ओपन हो जाएगा। मैथ्स का लेक्चर जैसे ही सेगमेंट ओपन होंगे तो मैथ्स के सारे लेक्चर्स आपके सब्जेक्ट वाइज के बाद वो चैप्टर वाइज अरेंज हैं। 11th और 12th के भी सेक्शन यहाँ पे बने हुए दिख जाएंगे आपको। जैसे अगर आप देखें तो 11th का टॉपिक रखा हुआ है सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन। ये पूरा एक्सपांड जैसे ही आप करेंगे तो इसके सारे टॉपिक्स आपको दिख जाएंगे, इसके सारे टॉपिक्स आपको दिख जाएंगे। ये वो सारे डिलीवरेबल्स हैं स्टूडेंट जो हम डिलीवर करते हैं स्टूडेंट्स को, ये सारी चीज़ें हम पढ़ाते हैं। दिस इज 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्रोग्राम जिसपे आपको इंडिया के टॉप टीचर्स एजुकेट करते हैं। नॉट जस्ट दिस स्टूडेंट्स बट ऑफकोर्स जैसे ही आपने यहाँ पर एक्सप्लोर किया तो आपका लेक्चर यहाँ पे आप जैसे एक्सपांड करेंगे तो ये लेक्चर्स आपको दिखाई देंगे और जो भी आप लेक्चर देखना चाहें वॉच नाउ पे क्लिक करिए, आप फुल स्क्रीन में यहीं बफर फ्री मोड में लेक्चर्स एंजॉय कर सकते हैं। वेबसाइट पर ही आपको हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक या आपका डाउट फॉरवर्ड करने का लिंक भी मिल जाएगा, वहां से आप हमें अपने डाउट्स भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। सेम की सेम ऐसी की ऐसी सारी चीज़ें स्टूडेंट्स हमारे यूट्यूब चैनल पर भी रेप्लिकेट होती हैं। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE NEET। आप वहाँ पर भी जाके प्लेलिस्ट में प्रॉपर्ली सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड मैनर में एक्सेस कर सकते हैं और वहाँ से भी फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन एक्सेस कर सकते हैं। हमारा पूरा यकीन है स्टूडेंट्स कि ये वीडियोस आपकी काफ़ी हेल्प कर रहे हैं, इनसे आप काफ़ी कुछ सीख रहे हैं और ये वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं। तो इन्हें लाइक ज़रूर करिए स्टूडेंट्स। नॉट जस्ट दिस, इस चैनल पर होने वाली हर एक्टिविटी से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करिए ताकि कोई भी चीज़ अगर नई रिलीज़ होती है तो आप नोटिफाइड रहें, आप इन्फॉर्म्ड रहें। इसके अलावा सबसे खास और सबसे ज़रूरी बात, एक 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकता है। कई सारे स्टूडेंट्स इससे बेनिफिट हो सकते हैं, तो कोशिश करिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने की ताकि हर एक शख्स इसको अवेल कर पाए। विद दैट स्टूडेंट्स, मेरा यकीन है कि आप सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं, अपना ख्याल रखिए। विद दैट वी आर कॉलिंग इट अ डे। थैंक यू सो मच।